Good morning, everyone. iTech India welcomes all the participants for today's Regional Distance Learning Seminar Series. Today's topic is Introduction to Dolutegravir-based regimens and Phase 1 Transition Plan, and the speaker is Dr. Sudhir Chawla. Dr. Sudhir Chawla is the Joint Director, CST with GSACS Ahmedabad. So we welcome you for today's session. गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू श्वेता। आज मुझे बताया गया है कि ये सेशन जो है RDLS हम दूसरी स्टेट्स के लिए भी रिकॉर्डेड लिंक जो है यूज़ करना है, इसलिए मैं गुजराती की जगह हिंदी में सेशन ले रहा हूँ। अगर किसी पार्टिसिपेंट को हिंदी नहीं समझ आती है और वो ट्रांसलेशन चाहता है गुजराती में किसी भी स्लाइड पे, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं वो लाइन पर्टिकुलर लाइन जो है वो पर्टिकुलर स्लाइड जो है वो गुजराती में ट्रांसलेट कर दूँगा। सो आज का ओवरऑल जो सेशन है हमारा वो हम हिंदी में लेंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। मैंने सब व्हाट्सएप ग्रुप्स में जितने भी ART के ग्रुप्स है सब में जैसा लिखा था, डोल्टोग्राविर बेस्ड रेजिम्स हम फेज़ वाइज हम इसको ट्रांजिशन कर रहे हैं। अभी फर्स्ट फेज़ हम ऑलरेडी फर्स्ट फेज़ ट्रांजिशन प्लान हम सबके साथ शेयर कर चुके हैं, जिसमें मेनली हमने रेल्टेग्राविर को रिप्लेस किया है डोल्टोग्राविर से, और फ्यूचर में नियर फ्यूचर में आई विल से हम डोल्टोग्राविर को फर्स्ट और सेकंड लाइन में भी लेके आने वाले हैं। सो ये सेशन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। काउंसलर्स के लिए, काउंसलर्स के पास चैलेंज आएगा, पेशेंट बोलेगा कि हमारी दवाई क्यों बदल रहे हो। डॉक्टर्स के लिए, डोज के लिए ये समझना किस पेशेंट में क्या दवाई कब कैसे चेंज करनी है। डोल्टोग्राविर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सी नई चीज़ें होने वाली हैं। यहाँ सेशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आज के सेशन के बाद ऐसा नहीं है कि कल से ही ये सारे इम्प्लीमेंटेशन हो जाएंगे। जो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें हम रेल्टेग्राविर का ट्रांजिशन प्लान ऑलरेडी इनिशिएट कर चुके हैं, हम शेयर कर चुके हैं सबके साथ, वो ऑलरेडी हो चुका है। उसके अलावा का जो भी ट्रांजिशन है वो जब नाको से ऑफिस मेमोरेंडम आएगा, उसकी गाइडलाइन आएंगी, उसके बाद ही वो जब शेयर होगा उसके बाद ही वो ट्रांजिशन होंगे। तो एट प्रेजेंट आज या कल से हमें कोई भी नया ट्रांजिशन नहीं करना है, सिर्फ रेल्टेग्राविर वाला जो हमने किया है वही चालू रखेंगे जब तक कि नाको से दोबारा कोई ऑफिस मेमोरेंडम नहीं आएगा। लेकिन ये आपकी नॉलेज के लिए है, ये रिकॉर्डेड लिंक आपका यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहेगा। अभी कोविड की कंडीशन में ट्रेनिंग्स नहीं हो पा रही हैं, क्लासरूम ट्रेनिंग्स, तो ये क्लासरूम ट्रेनिंग इसके ऊपर कब हो पाएगी आई एम नॉट श्योर। इसलिए बेटर है कि आप इस सेशन को यूट्यूब पे बार बार देख लीजिएगा। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और ये सेशन भी कर सकते हैं। डॉक्टर गुहा सर ने NDLS लिया था थोड़े दिन पहले, सेम प्रेजेंटेशन है, सेम थिंग है, ओनली कि वो इंग्लिश में था और ये अब हिंदी में हम रीजनल लेवल पे हम हिंदी में कर रहे हैं। सबसे पहले नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में डोल्टोग्राविर लाने का कारण क्या है, क्यों हम डोल्टोग्राविर को प्रोग्राम में ला रहे हैं, इसकी फार्मेकोलॉजी क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, कौन कौन सी रेजिम होंगी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लाइन जिसमें डोल्टोग्राविर आएगी, किस तरह की रेजिम्स होंगी, HIV TB को इन्फेक्टेड हो या अडल्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की वुमेंस हों तो उनमें किस तरह से DTG देंगे, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में PEP में आप DTG कैसे दोगे, और हमने फेज़ 1 में हमने क्या इम्प्लीमेंट किया है, ये सारा डिस्कशन हम आज की इस प्रेजेंटेशन में करेंगे। अगर हम ARV ड्रग्स की क्लासेस की बात करें तो हमें पता है कि काफ़ी सारे अलग अलग ग्रुप हैं। जो अभी तक हम जो मेन 3 ग्रुप यूज़ कर रहे थे, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर, जिसमें हमारे पास जो अभी प्रोग्राम में हम यूज़ कर रहे हैं जाइडोविडिन, लेमिविडिन, एबेकाविर, और न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये दोनों को हम कंबाइन NRTI बोलते हैं, जिसमें टिनोफोविर TDF हम यूज़ करते हैं। अभी टिनोफोविर एलाफेनामाइड हम प्रोग्राम में अवेलेबल नहीं है। तो NRTIs के अंदर ये मेनली जो अभी हम 4 ड्रग यूज़ कर रहे हैं, जाइडोविडिन, लेमिविडिन, एबेकाविर और टिनोफोविर। एंड NNRTI नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर जो है उसमें हम 2 ड्रग्स यूज करते हैं, नेवेरपिन और रिफाविनेज, बाकी की ड्रग्स प्रोग्राम में नहीं है। और प्रोटेज इनिबिटर में हम लोपिनाविर, रिटोनाविर, एटाजेनाविर, दारुनाविर, ये 4 तरह की ड्रग्स जो हैं वो मेनली हम यूज करते हैं डिफरेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में। और इंटीग्रेज इनिबिटर में अभी तक हम रेल्टेग्राविर यूज कर रहे थे, जो कुछ स्पेशल केसेस सेकेंड लाइन के या फिर थर्ड लाइन में, जिसकी जगह पे अब हम डोल्टेग्राविर यूज कर रहे हैं।
तो ये जो स्टार किया हुआ है रेड बैकग्राउंड की ड्रग्स हैं, ये वो ड्रग्स हैं जो अभी प्रोग्राम में अवेलेबल है। तो अगर हम स्पेसिफिकली डोल्टोग्राविर की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये एक इंटीग्रेज इनहिबिटर है। इंटीग्रेशन कब होता है कि जब वायरल आरएनए जो है वो डीएनए में कन्वर्ट होता है और वो होस्ट डीएनए के साथ उसके न्यूक्लियस में जाके होस्ट डीएनए के साथ जब इंटीग्रेट होता है तो वो जो प्रोसेस होती है इंटीग्रेशन की, उस प्रोसेस को इनिबिट करने के लिए जो एंजाइम होता है इंटीग्रेज, उसके ऊपर काम करने वाली जो ड्रग्स हैं उसको इंटीग्रेज इनिबिटर ड्रग्स कहते हैं। तो जिसमें रेल्टेग्राविर और डोल्टोग्राविर आती है। इससे इस स्लाइड में मैं बाकी सब ड्रग्स के मैकेनिज्म एक्शन की डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। हमारा मेन आज का पर्पस डोल्टोग्राविर का है। तो वो इंटीग्रेज इनिबिटर है। ये जो सेल के जीनोम के अंदर जब इंटीग्रेशन हो रहा होता है वायरल डीएनए का, उसको प्रिवेंट करने का काम करती है। सो दैट इज इंटीग्रेज इनिबिटर। क्यों हमें डोल्टोग्राविर बेस्ड रेजिम्स क्यों यूज करनी है? इसके कुछ एविडेंस है, डिफरेंट स्टडीज हुई हैं, मल्टीपल स्टडीज हुई हैं। एक सिंगल ट्रायल है जिसने रैपिड वायरल सप्रेशन, मतलब कि अगर हम इफाबनेज कंटेनिंग रिजीम और डोल्टोग्राविर कंटेनिंग रिजीम को कंपेयर करें तो इफाबनेज से जो वायरल लोड का सप्रेशन 12 वीक में आता था, 12 सप्ताह में, 12 अठवाडिया, जो 12 वीक्स के अंदर जो इफाबनेज से वायरल लोड सप्रेशन होता था, उसके कंपैरिजन में यहाँ सिर्फ 4 वीक में, 4 सप्ताहों में इसका सप्रेशन होता है। सो काफ़ी अच्छा और फास्ट वायरल सप्रेशन है हम कह सकते हैं। और हमें पता है कि लोग दवाई छोड़ने के जो मेन रीजंस है, हमने जो रिटेंशन के ऊपर अभी एक एनडीएलएस लिया था उसमें बताया था कि साइड इफेक्ट जो है मेजर कंसर्न्स में है। 3-4 जो मेजर कंसर्न थे लोगों के दवाई छोड़ने के, उसमें से एक मेजर कंसर्न था साइड इफेक्ट। तो किसी भी रजीम के दवाई को छोड़ने का मेजर कंसर्न पेशेंट का साइड इफेक्ट रहता है। तो अगर हम डोल्टोग्राविर की बात करें तो इसमें साइड इफेक्ट ऑलमोस्ट नील जैसे हैं और डिसकंटिन्यूशन रेट लेस देन 2% है। जब इफाबनेज के साथ कंपेयर करते हैं, रैश या न्यूरोसाइकेट्रिक इविडेंस के उस पर चक्कर आते थे या रैश होता था इफाबनेज से, तो वो जहाँ 13% होता था इफाबनेज से, वहाँ इसमें डोल्टोग्राविर से 2% से भी कम है। और दूसरे साइड इफ़ेक्ट भी काफ़ी कम है इसका। अगर हम कोई साइड इफ़ेक्ट इसमें कोई कंसर्न है तो वो है इंसोमनिया, जो डोल्टोग्राविर में इफाबनेज के कंपैरिजन में ज़्यादा इंसोमनिया यानी कि नींद नहीं आती है। तो ये सिंगल स्टडी के अंदर, जब सिंगल स्टडी थी, स्टडी का नाम है सिंगल स्टडी, जिसमें ये कंपैरिजन किया था इफाबनेज और डोल्टोग्राविर को, तो डोल्टोग्राविर से इंसोमनिया जो है वो ज़्यादा लोगों में देखने को मिला एज कम्पेयर टू इफाबनेज। बाकी सब साइड इफ़ेक्ट कम लोगों में देखने को मिले। और इसमें क्या है कि ट्रीटमेंट की रेजिस्टेंस, जो हम बोलते हैं कि अगर दवाई की डोज मिस कर दी या दवाई बराबर नहीं, ढंग से नहीं ली, तो उसमें रेजिस्टेंस आने के चांसेस रहते हैं। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो 100% एडीरेंस से ले रहे होते हैं, फिर भी उनमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। बहुत अलग अलग रीजन्स होते हैं। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए जब इसको कंपेयर किया दूसरी रेजिम्स के साथ, तो ट्रीटमेंट इमरजेंट रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम या ऑलमोस्ट नील है। डोल्टोग्राविर से रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होती है, हम ये कह सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, अगर ड्रग इंट्रैक्शंस की बात करें, साथ में दूसरी दवाइयाँ पेशेंट ले रहा है, कोई HIV-2 का पेशेंट है या किसी का पहले नेवेरपिन एक्सपोजर है या किसी को हेपेटाइटिस C की दवाई चल रही है या किसी को TB का ट्रीटमेंट चल रहा है, सो अक्रॉस द डिफरेंट टाइप ऑफ पेशेंट्स आप डोल्टोग्राविर सेफली दे सकते हो। ओनली कंसर्न है कि जब टीबी पेशेंट होगा और अगर वो रिफेम्पिसिन वाली दवाई ले रहा है टीबी की, तो उसमें 50 मिलीग्राम बीडी दिन में 2 बार 50 मिलीग्राम लेनी होगी। डोल्टोग्राविर की डोज 50 मिलीग्राम ओडी है, दिन में 1 बार डोल्टोग्राविर देते हैं। लेकिन अगर टीबी पेशेंट है और उसको रिफेम्पिसिन वाली टीबी की ट्रीटमेंट चल रही है तो 50 मिलीग्राम दिन में 2 बार देनी होगी। और जेनेटिक बैरियर, जैसा कि मैंने बताया कि रेजिस्टेंस से इसका बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर है, जेनेटिक बैरियर काफ़ी हाई है इसका, रेजिस्टेंस इसमें जल्दी से नहीं होता। HIV-1 और 2 दोनों के अगेंस्ट में इक्वली इफेक्टिव है। तो हम कह सकते हैं कि हम इसको हार्मोनाइजेशन कर सकते हैं अक्रॉस द पेशेंट पॉपुलेशन। आप किसी भी तरह का पेशेंट है, सब में एक सेम टाइप की रेजिम ले सकते हो, तो आपका काफ़ी ईजी हो जाएगा ART प्रेस्क्रिप्शन जो है वो। इसकी सिंगल स्टडी के बारे में थोड़ी सी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ART नेव पेशेंट उनको बोलते हैं जिन्होंने पहले कभी भी दवाई नहीं खाई हुई है ART,
ऐसे 833 पेशेंट्स के ऊपर ये सिंगल स्टडी की गई थी। इसमें अबेकाविर लेम्यूडिन के साथ डोल्टोग्राविर दिया और इसको कंपेयर किया टिनोफोविर, एमट्राइसिटाबिन और इफाविनेज के साथ। तो इसकी इफेक्टिवनेस जो है उससे ज़्यादा अच्छी साबित हुई टीडीएफ, टिनोफोविर, एमट्राइसिटाबिन, इफाविनेज के कंपैरिजन में अबेकाविर, लेम्यूडिन और डोल्टोग्राविर की, जिसमें कि 48 वीक पे, 48 वीक्स पे जब वायरल सप्रेशन रेट को कंपेयर किया गया, अनडिटेक्टेबल वायरल लोड को कंपेयर किया गया, तो डोल्टोग्राविर वाली रेजिम में 88% लोगों में अनडिटेक्टेबल था, जबकि टिनोफोविर, इफाविनेज वाली में 81% था। और 96 वीक पे जब कंपेयर किया तो ये जो परसेंटेज थी डोल्टोग्राविर में 80% थी और इफाविनेज वाली में 72% थी। सो हम कह सकते हैं कि वायरल सप्रेशन जो है ये इफाविनेज के कंपैरिजन में जल्दी अचीव करता है, जो हमें हमारा प्रोग्राम का जो आउटकम है उसको इम्प्रूव करने में हमें हेल्प करेगा। ये एक डिफरेंट तरीके से और दूसरी स्टडीज़ के साथ में भी दिखाया हुआ है, जिसमें डोल्टोग्राविर इफाविनेज वाली रेजिम से स्टेटिस्टिकली जो है बेटर है। 48 वीक और 96 वीक में इसका वायरल लोड सप्रेशन रेट बाकी रेजिम्स के कंपैरिजन में बेटर रहा है। ये डिफरेंट स्टडीज़ को एक डिफरेंट वे में इस बात को दिखाया गया। ये जो हमने बात करी इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो वही दूसरे तरीके से दिखाया है। सिंगल स्टडी में 2% या 3% केसेज ऐसे थे कि जो साइड इफ़ेक्ट की वजह से डोल्टोग्राविर वाली रेजिम छोड़ी थी, जबकि इफाविनेज वाली रेजिम में 10 और 11% हुआ 48 वीक और 96 वीक्स में। ये डिफरेंट स्टडीज़ के अलग अलग रेजिम के साथ इसको कंपेयर किया हुआ है। सिंगल स्टडी में इसको एनआरटीआई और मतलब उसमें था इफाविनेज वाली जो ड्रग थी उसको कंपेयर किया था डीटीजी वाली ड्रग में के साथ। तो जब रेजिस्टेंस देखा गया तो नॉट ओनली डोल्टोग्राविर जो इंटीग्रेज इनहिबिटर है, नॉट ओनली इंटीग्रेज इनहिबिटर, एनआरटीआई जो उसके साथ थी उनमें भी, उनसे भी रेजिस्टेंस डेवलप नहीं हुआ, या मतलब कि बहुत मिनिमम रेजिस्टेंस हुआ, जिसको हम नील रेजिस्टेंस कह सकते हैं। इस तरह से स्प्रिंग स्टडी, स्प्रिंग 1 और स्प्रिंग 2 दो अलग अलग स्टडीज हुई थी, जिसमें डोल्टोग्राविर को अलग अलग ड्रग्स के साथ कंपेयर किया गया था। तो वहाँ भी डीटीजी या एनआरटीआई के साथ रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिला। ये सारी सिंगल स्टडी है, स्प्रिंग स्टडी है, फ्लेमिंगो स्टडी है, ये सारी की सारी एआरटी नेव पेशेंट्स थे जिनमें कि एआरटी का कोई एक्सपोजर नहीं था, लेकिन डोल्टोग्राविर के सामने कंपैरिजन में अलग अलग ड्रग्स थी। कहीं एनएनआरटीआई थी, कहीं पीआई थी, प्रोटीज इनहिबिटर्स थे, कहीं दारुनाविर भी ली थी, प्रोटीज इनहिबिटर में थे, और कहीं पे नेवरपिन इफाविनेज के साथ कंपेयर किया था और डिफरेंट एनआरटीआई कॉम्बिनेशंस के साथ कंपेयर किया। सो फ्लेमिंगो में भी ये चीज़ देखने को मिली कि इसमें म्यूटेशन जो है 48 वीक्स में कोई म्यूटेशंस नहीं आ रहे हैं अगर डोल्टोग्राविर बेस्ड रेजिम में। सेलिंग स्टडी थी एक, जिसने रेल्टेग्राविर के साथ इसको कंपेयर किया, और वो ऐसे पेशेंट्स में जो पहले मल्टीपल एनआरटीआई एक्सपोज थे, जिन्होंने काफ़ी सारी दवाइयाँ पहले खाई हुई थी, और उनको उनमें से कुछ को रेल्टेग्राविर वाली दवाई पर रखा और कुछ को डोल्टोग्राविर वाली, 715 जो पेशेंट थे। जब इसमें कंपेयर किया तो रेल्टेग्राविर से म्यूटेशन 5% केसेस में देखने को मिला, जबकि डोल्टोग्राविर का जो म्यूटेशन है वो 1% केसेस में देखने को मिला 48 वीक्स के बाद। तो हम ये कह सकते हैं कि रेल्टेग्राविर के कंपैरिजन में डोल्टोग्राविर का रेजिस्टेंस प्रोफाइल ज़्यादा बेटर है, इससे रेजिस्टेंस के चांसेस कम आते हैं। दोनों इंटीग्रेज इनहिबिटर है, लेकिन रेजिस्टेंस जो है डोल्टोग्राविर से होने के चांसेस कम है, रेल्टेग्राविर से फिर भी हो सकती है। ये अगर हम एक दूसरे तरीके से दिखाया है बैरियर टू रेजिस्टेंस, आप देख सकते हो डोल्टोग्राविर बिल्कुल टॉप पे है, बहुत हाई लेवल ऑफ इसका बैरियर ऑफ रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग बैरियर है रेजिस्टेंस के लिए। आप कह सकते हो कि लॉकडाउन से पहले की कंडीशन हमारी जो थी वो कंडीशन में समझ लो आपकी जेडोविडिन और टिनोफोविर और लेम्यूडिन है, और लॉकडाउन किया हुआ है तो इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो ये नेवरपिन और ये जो आपका ईटीआर और ये ड्रग्स दिख रही है, एलपीवीआर दिख रही है, वो उस कंडीशन में दिख रही है। लेकिन जहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, जहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहाँ डोल्टोग्राविर है। सो वी कैन अंडरस्टैंड इट इन दैट वे। वेरी
हाई बैरियर टू रेजिस्टेंस। अब हम कुछ बात करेंगे प्रेगनेंसी एंड न्यूबॉर्न पेशेंट्स जो हैं उनके कंसर्न में। बोट्सवाना में एक स्टडी चल रही है, स्पेमो ट्रायल जिसको बोलते हैं। अभी अभी ये ट्रायल कंटिन्यू है। अभी तक इसमें 8 मेजर लार्ज मैटरनिटी वार्ड्स जो हैं बोट्सवाना के, वहाँ पे ये स्टडी की गई है। और कंट्री का 45% ऑफ टोटल बर्थ, जितनी वहाँ पे जन्म होते हैं उसके 45% जो हैं उसको इसमें कवर किया करने वाले ऐसे मैटरनिटी वार्ड्स हैं। ये इतने लार्ज मैटरनिटी वार्ड हैं बोट्सवाना के। तो जब 2018 में इस स्टडी का एनालिसिस किया गया था तो 426 ऐसी वुमेन थी जो कंसेप्शन के टाइम पे, जिस टाइम पे बच्चा डेवलप हो रहा है, यानी कि फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जो होता है, वेरी अर्ली फेज ऑफ प्रेगनेंसी, जब बच्चे का जो एम्ब्रियो है उसका जो डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसमें 426 में से 4 बच्चों में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिला था, जिसका अगर हम परसेंटेज में निकालें तो 0.9% था। लेकिन जब ये स्टडी आगे बढ़ी तो 2019 में ये देखने को मिला कि इसमें 4 से जो है वो 5 हुए, लेकिन टोटल एक्सपोजर जो हमारे पास रिपोर्ट आई है वो 1683 एक्सपोजर की हिस्ट्री है। उसमें 5 लोगों में, 5 बच्चों में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिले हैं, जो कि 0.3% है। यानी कि जैसे जैसे स्टडी आगे बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे हमें आउटकम जो है प्रेगनेंसी का मिलता जा रहा है, वैसे वैसे परसेंटेज ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कम होता जा रहा है। अभी इसके फाइनल रिजल्ट्स अभी तक अवेलेबल नहीं है। एट प्रेजेंट जो अवेलेबल रिजल्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि इफामनेज के साथ अगर इसको हम कंपेयर करें तो इफामनेज में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के चांसेस 0.05% रहते हैं, जबकि डोल्टोग्राविर के करंट अवेलेबल एविडेंस के हिसाब से 0.3% है। और दूसरी ड्रग्स के साथ अगर इसको कंपेयर करें तो वो 0.12% रहता है। यानी कि प्रेगनेंसी अगर आज हो रही है और वो पेशेंट डोल्टोग्राविर खा रहा है तो उसमें दूसरी ड्रग के कंपैरिजन में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा है एज पर अवेलेबल एविडेंस एज ऑन टुडे। अब आपको शायद याद हो कि जब हमने इफामनेज इंट्रोड्यूस की थी तब भी ये चीज़ थी, शुरू में हम इफामनेज के लिए भी हमारा ये कंसर्न था कि इफामनेज ऐसी मदर को नहीं देनी है जो ऐसी वुमेन को नहीं देनी है जो प्रेगनेंसी में है, इनिशियल फेज ऑफ प्रेगनेंसी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है। लेकिन लेटर ऑन जब उसका वाइडर यूज हुआ, ज़्यादा लोगों में यूज होने लगा और हमें इसके ज़्यादा अच्छे स्टडीज़ के रिजल्ट्स मिले, तो हमें पता चला कि इसका इफामनेज से होने वाला न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं है कि हम जनरल पॉपुलेशन से इसे डिफरेंट गिन सकें और इफामनेज की वजह से इसे गिन सकें। दूसरी बात, इन स्टडीज़ में अभी तक ये भी क्लियर नहीं हुआ है कि अगर उसको फोलिक एसिड, जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हुए थे, क्या वो फोलिक एसिड डिफिशिएंसी की वजह से थे या प्योरली वो डोल्टोग्राविर की वजह से। हमें पता है फोलिक एसिड और बी कम्प्लेक्स आजकल हर गायनेकोलॉजिस्ट जो है प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में ही वो शुरू करने का बोलते हैं, तो वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए ज़रूरी है। सो अगर फोलिक एसिड ले रही हैं वुमेन तो उसमें डोल्टोग्राविर के साथ कितने चांसेज है वी डोंट नो, बट एज ऑन टुडे जो हमारे पास एविडेंस अवेलेबल है वो ये कहता है कि कंसेप्शन के टाइम पे डोल्टोग्राविर देना सेफ नहीं है, बट वी कैन गिव इट विद द कंसेंट और विद द लाइक प्रॉपर इंफॉर्मेशन। तो हमें उन्हें ये बताना पड़ेगा कि अगर आप प्रेगनेंसी रखना चाहते हो तो आपको डोल्टोग्राविर लेने का फ़ायदा क्या है। पहले हमें डोल्टोग्राविर का फ़ायदा, जब हमने पिछली स्लाइड्स में डिस्कस किया कि डोल्टोग्राविर लेने से साइड इफेक्ट होने के चांसेस बहुत कम है, जेनेटिक रेजिस्टेंस प्रोफाइल बहुत हाई है इसका, जिससे कि इसमें रेजिस्टेंस आने के चांसेस कम होंगे, और वायरल लोड सप्रेशन होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं और बहुत जल्दी वायरल लोड सप्रेशन होगा। तो मदर से बेबी में ट्रांसमिशन का रिस्क काफ़ी कम हो सकता है और हेल्दी बेबी होने का चांसेस रहेगा। तो हम उसको इस तरीके से भी समझा सकते हैं। लेकिन ये रिस्क भी है कि अगर आप ड्यूरिंग कंसेप्शन डोल्टोग्राविर ले रहे हो तो उसमें आपको ये चांसेस है कि डोल्टोग्राविर की वजह से बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, और उसका जो अभी का एविडेंस है वो 0.3% है, यानी कि 1600 में 5 का जो ये फिगर था। तो अगर ऐसी बात है 1000 में 3 लोगों को होने के चांसेस हैं। तो अगर हम ये सब बताएं, इंफॉर्मेशन देने के बाद उनका इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें, अगर वुमेन जो है वो प्रेगनेंसी रखना चाहती है और वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नहीं को अवॉइड करना चाहती है और वो डोल्टोग्राविर नहीं देना चाहती है, तो हम उसको इफामनेज बेस्ड रेजिम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन अगर वो डिस्कस करने के बाद वो समझ आती है कि डोल्टोग्राविर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेनी, और फिर वो अगर शुरू करती है
और अगर हम उसे ये समझा पाते हैं कि प्रेगनेंसी रखने से पहले वो हमें इन्फॉर्म करे, या जो जिस तरीके से हम उसकी काउंसलिंग करें, और वो अगर इन सपोज डोल्टोग्राविर बेस्ड रिजीम पे है और उसको प्रेगनेंसी रह जाती है, तो उसमें जब आपको प्रेगनेंसी पता चलेगी तब ऑलरेडी 1 मंथ निकल चुका होगा। अगर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होना होगा तो वो ऑलरेडी डेवलप हो चुका होगा, तो उसके बाद उस दवाई को बदलने का कोई मतलब रह जाएगा नहीं। इसलिए हमारी काउंसलिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, और हमारी जो उसको इन्फॉर्मेशन देनी है वो प्रॉपर होनी चाहिए। सो बेनिफिट जो है, जो मैंने बात करी पिछली स्लाइड में, बेनिफिट क्या है वुमेन में? मैटरनल वायरल सप्रेशन, मैटरनल डेथ को कम करने में, सेक्सुअल ट्रांसमिशन, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को कम करने में, इन सब में डोल्टोग्राविर ज़्यादा इफेक्टिव है। अडल्ट मोर्बिडिटी को रिड्यूस करेगी। इसमें डोल्टोग्राविर की वजह से वेट गेन के थोड़े चांसेस रहते हैं, और बेबी में भी वेट गेन, और उसकी प्रेग्नेंट वुमेन का जो वेट गेन है उसकी वजह से नियोनेटल डेथ का चांसेस, या जो हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की बात करें वो चांसेस थोड़े कंपैरिजन में हाई हैं। लेकिन जब हम रिस्क और बेनिफिट को कंपेयर करेंगे तो बेनिफिट जो है वो ज़्यादा है। रिस्क की वजह से अपन कह सकते हैं कि बेनिफिट आउटवे द रिस्क एसोसिएटेड विद इट। सो हम उसको बोल सकते हैं कि हम उसे प्रॉपर अगर इंफॉर्मेशन देंगे तो मे बी पॉसिबल है कि वुमेन विल प्लान फॉर डोल्टोग्राविर बेस्ड रेजिम, बट ब्लैंकेट एक्सक्लूजन हम नहीं दे सकते। और अगर वो नहीं लेना चाहती हैं डोल्टोग्राविर तो हम उसको मना भी नहीं कर सकते। सो इस कंडीशन में अगर वुमेन टीएलडी रेजिम पे हैं तो हमें उसको इफेक्टिव कंट्रासेप्शन ऑफर करना चाहिए। और अडल्ट वुमेन या एडोलसेंट गर्ल्स जो हैं, जो चाइल्ड बीरिंग एज की हैं, जिनमें प्रेगनेंस होने के चांसेस हैं, तो हम उनको पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ डोल्टोग्राविर प्रिस्क्राइब करते हैं। उनको कंसिस्टेंट एंड इफेक्टिव कंट्रासेप्शन मेथड के बारे में बताते हैं, और पोटेंशियल इंक्रीज रिस्क ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के बारे में भी हम बताएंगे। और अगर वो टीएलडी नहीं लेना चाहती है एडिक्वेट काउंसलिंग के बावजूद भी, तो हम उसे टीएलई दे सकते हैं। और अगर, जो मैंने पहले बात करी, अगर वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकल चुका है तो उसको कंटिन्यू करना ही चाहिए, क्योंकि उसके बाद उसको बंद करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो अगर हम साइड इफेक्ट की बात करें या ड्रग इंट्रैक्शन की बात करें, तो साइड इफेक्ट जैसा कि मैंने पहले बताया, इनसोम्निया, नींद ना आना जो है, ये कंसर्न है डोल्टोग्राविर के साथ। बाकी थोड़े बहुत हेडेक, चक्कर आना, थकान लगना, ऐसे थोड़े बहुत साइड इफेक्ट होते हैं जो हम कह सकते हैं कि टॉलरेबल होंगे, और ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है। हाँ, एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है इसमें कुछ। अगर किसी को डोल्टोग्राविर की एलर्जी होती है, ग्रेड 3-4 का रैश होता है, तो उसको हम रीचैलेंज नहीं कर सकते डोल्टोग्राविर के साथ। वेट गेन डोल्टोग्राविर से ये अभी कुछ टाइम से देखने को मिल रहा है काफ़ी पेशेंट्स में, तो उसके लिए हमें उन्हें हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज करने के बारे में हमें उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, जिससे कि वो वेट को मैनेज कर सके। इंसोम्निया के बारे में मैं इतना ही बोलूँगा कि इंसोम्निया ऐसा नहीं है कि सब पेशेंट्स में होगा। कुछ पेशेंट्स में माइल्ड होगा, कुछ पेशेंट्स में नहीं भी होगा, और वो थोड़े टाइम के बाद चला भी जाएगा। लेकिन कुछ पेशेंट्स में अगर वो मॉडरेट से सीवियर इंसोम्निया है तो उन्हें हमें कुछ स्लीप जो इंक्रीज करें, नींद लाने के लिए कुछ दवाई देनी पड़ सकती है, बेंजोडाइजापिन्स वगैरह कुछ, उन्हें हमें कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब करनी पड़ सकती हैं। तो वो जो मेडिसिन अगर कोई पेशेंट ले रहा है तो उसके लिए ड्रग इंटरेक्शन के चांसेज भी रहते हैं। तो हमें इस टेबल को ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है डोल्टोग्राविर के बारे में। अगर किसी को एमोड्यूक्विन मलेरियल ड्रग चल रही है, जो हमारे यहाँ पे शायद हम इतना ज़्यादा इसका यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर ये चल रही है तो हमें अल्टरनेट एंटी मलेरियल एजेंट यूज करना चाहिए अगर पेशेंट डोल्टोग्राविर ले रहा है तो। कार्बामेजिपिन अगर चल रही है, पेशेंट को कन्वल्जन्स आते हैं और उसमें कार्बामेजिपिन चल रही है, तो या तो हम कार्बामेजिपिन की जगह कोई दूसरा अल्टरनेटिव एंटी कन्वल्जेंट ड्रग यूज करें, या फिर डोल्टोग्राविर जो है वो दिन में 2 बार, ट्वाइस डेली की डोज में 50 मिलीग्राम बीडी की डोज में हमें देनी पड़ेगी। अगर एंटी कन्वल्जेंट फेनिटोइन और फिनोबार्बिटोल चल रहे हैं तो बेटर रहेगा कि हम दूसरा कोई एंटी कन्वल्जेंट यूज करें। इसी तरह से अरिथमेटिक पेशेंट है, डोफेटिलाइड चल रही है, तो उसे अल्टरनेटिव एंटी अरिथमेटिक एजेंट देना पड़ेगा। अगर डायबिटिक पेशेंट है और उसको मेटफॉर्मिन चल रही है, तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि मेटफॉर्मिन डेली डोज जो है, दिन भर की टोटल डोज 1 ग्राम यानी कि 1000 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
अगर आप उसको मेटफॉर्मिन दे रहे हो तो उसकी डोज 1 ग्राम से ज़्यादा नहीं करनी है, लेकिन अगर उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं आती है तो आपको दूसरी कोई दवाई उसके साथ ऐड करनी होगी अगर आप डोल्टोग्राविर दे रहे हो उसको। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें हमारी यूजुअल प्रैक्टिस होती है डॉक्टर्स की कि हम एंटासिड या मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स वगैरह लिखते हैं पेशेंट्स को डिफरेंट टाइप की कंप्लेंट्स के लिए। तो इनमें पॉलीवेलेंट कैटायंस होते हैं, एल्युमिनियम, कैल्शियम, फेरस, मैग्नीज, जिंक, इस तरह के कैटायंस इन मेडिसिन में होते हैं। तो ये हमने ध्यान रखना है कि जब हम डोल्टोग्राविर लिख रहे हैं और पेशेंट को ऐसा कुछ भी चल रहा है जिसमें पॉलीवेलेंट कैटायंस हो सकते हैं, जैसे एंटासिड है या मल्टीविटामिन हैं, किसी भी तरह का कोई सप्लीमेंट चल रहा है, तो वो उसे डोल्टोग्राविर के 2 घंटे पहले या 6 घंटे बाद देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इसकी अगर आप ये ड्यूरेशन नहीं मेंटेन करोगे तो डोल्टोग्राविर की ब्लड के अंदर जो उसकी है कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी। इसलिए हमें डोल्टोग्राविर की इफिकेसी को मेंटेन करने के लिए इसका जरूर ध्यान रखना है कि अगर हम किसी को एल्युमिनियम, कैल्शियम, फेरस, मैग्नीज, जिंक कंटेनिंग कोई भी एंटासिड या मल्टीविटामिन या कोई भी सप्लीमेंट दे रहे हैं तो वो सप्लीमेंट या तो 2 घंटे पहले लेगा या डोल्टोग्राविर के 6 घंटे बाद लेगा। और ये हम पहले भी बात कर सके हैं, अगर रिफेम्पिसिन बेस्ड टीबी ट्रीटमेंट चल रहा है तो डोल्टोग्राविर की डोज दिन में 2 बार रहेगी या फिर हम रिफेम्पिसिन की जगह रिफाबुटिन कर देंगे। सो हम कैसे प्लान कर रहे हैं डोल्टोग्राविर बेस्ड रेजिम्स लाने का। हम ट्रांजिशन में हम बात करेंगे, सबसे पहली चीज़ एक बहुत सिंपल सी चीज़ समझनी है, वेट मोर देन 20 kg हो और एज मोर देन 6 ईयर हो, हम उसी ग्रुप में डोल्टोग्राविर रिकमेंड कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमें उससे कम के एज ग्रुप या वेट ग्रुप के लिए डोल्टोग्राविर की हमारे पास प्रिपरेशन अवेलेबल नहीं है। 50 मिलीग्राम से कम की टैबलेट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है कंट्री में। भरूच का क्वेश्चन है रिपोर्ट्स फॉर मॉनिटरिंग डोल्टोग्राविर, वो आएगा अभी, मैं आगे की स्लाइड्स आप थोड़ी देर वेट कीजिए, अभी आगे की स्लाइड्स में आएगा किस तरह से मॉनिटर करना है उसको। डोल्टोग्राविर बेस्ड रेजिम की अगर स्टार्ट करने की बात करें तो वेट जो है 20 kg से ऊपर हो और एज जो है मोर देन 6 ईयर हो, ऑलरेडी ओन एआरटी है या कोई भी नया पेशेंट आज हमें एआरटी स्टार्ट करनी है, सबके लिए डोल्टोग्राविर बेस्ड रेजिम्स प्रेफर्ड रेजिम रहेंगी। जब हम नेक्स्ट ऑफिस मेमोरेंडम हमारा आ जाएगा उसके बाद, तो अभी हमारा जो फ्यूचर जो है वो मेनली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लाइन एवरीवेयर डोल्टोग्राविर जो है हमारा बेस्ड रेजिम होगी। तो डोल्टोग्राविर को कैसे हमने अडोप्ट करना है, कैसे हमने सिलेक्शन करना है रेजिम का, मेनली ये करंटली जो ओन एआरटी पेशेंट्स हैं उनमें ये डिपेंड करेगा वायरल लोड सप्रेशन के स्टेटस पे। हम आगे की स्लाइड्स में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम इनको ग्रेजुअली फेज्ड वाइड मैनर में जो हमारा स्टॉक है उसको खत्म करने के बाद हम धीरे धीरे जो एआरवी रेजिम से डिफरेंट तरह की उनको डोल्टोग्राविर पे शिफ्ट करेंगे। कौन सी रेजिम का पेशेंट कौन सी डोल्टोग्राविर वाली रेजिम पे जाएगा वो हम आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। और ये प्योरली ड्रग स्टॉक की अवेलेबिलिटी के हिसाब से होगा, जैसे जैसे हमारा ड्रग स्टॉक पर्टिकुलर ड्रग का एडजस्ट होता जाएगा, जो हमारी ये फेज वाइज मैनर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है वो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होता जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ यहाँ पे, ये जो हम अब के बाद जो फेजेस डिस्कस करेंगे ट्रांजिशन के वो इमीडिएटली इम्प्लीमेंट नहीं होंगे जब तक कि नाको की तरफ से ऑफिस मेमोरेंडम उसके लिए नहीं आएगा। अभी हमने जो इम्प्लीमेंट किया है वो सिर्फ रेल्टेग्राविर को रिप्लेसमेंट करने के लिए किया है, बाकी का जो भी हम डिस्कशन करेंगे वो हम अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। सो जब हमारे पास कॉम्बिनेशन एफडीसी आ जाएगी, फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन एक अवेलेबल होगी टिनोफोविर, लेमिविडिन और डोल्टोग्राविर की, जिसमें टिनोफोविर 300 मिलीग्राम, लेमिविडिन 300 मिलीग्राम और डोल्टोग्राविर 50 मिलीग्राम का कॉम्बिनेशन होगा। ये मेडिसिन एज ऑफ नाउ, एज ऑन टुडे, अभी ये अवेलेबल नहीं है अपने पास, सीएमएसएस में पड़ी हुई है, अभी वो क्वारंटाइन में है और वो एक्टिव होगी, हमें मिलेगी, उसके बाद नाको की तरफ से ओएम मिलेगा, तब हम उस ड्रग को यूज कर पाएंगे। तो जब ये ड्रग अवेलेबल होगी तो ये हमारी प्रेफर्ड फर्स्ट लाइन एआरवी रेजिम होगी सारे पीएलएचआईवी के लिए जिनकी की एज 10 साल से ऊपर है और वेट 30 kg से ऊपर है। यहाँ हमने 10 साल का क्राइटेरिया लिया है, प्रेफर्ड फर्स्ट लाइन की हम बात कर रहे हैं, 10 साल से ऊपर एज है और 30 किलो से ऊपर वेट है, उन सब में टीएलडी एफडीसी जो है हमारा प्रेफर्ड फर्स्ट लाइन होगी। अब यहाँ एक बात बहुत अच्छी है, जो अभी तक हम कर रहे थे, हमारी रेजिम फर्स्ट लाइन प्रेफर्ड रेजिम अलग अलग टाइप के पेशेंट्स के लिए अलग अलग थी।
जैसे HIV-2 था, HIV-1 and 2 था, या प्रीवियसली एक्सपोज टू नेवरपिन थे, या हेपेटाइटिस बी और सी के पेशेंट थे, टीबी के पेशेंट थे, सब में हम अलग अलग तरह की दवाई देते थे। यहाँ ये कॉमन है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, सब तरह के PL-HIV के लिए, HIV-1, 2, HIV-1 and 2, वुमेन एक्सपोज्ड विद सिंगल डोज नेवरपिन इन पास्ट, को इन्फेक्टेड विद टीबी, हेपेटाइटिस बी, सी, सबके लिए ये कॉमन है TLD, टेनोफोविर लेमिविडिन डोल्टोग्राविर 1 pill डेली, preferably at bedtime or any fixed time every day as per patient convenience. प्रेफरेबली बेड टाइम पे लेना है, अदरवाइज जो भी टाइम पेशेंट को कन्वीनियंट हो उस टाइम पे ले सकता है पेशेंट, दिन में एक गोली रोज लेनी है। हाँ, इसमें 2 एक्सक्लूजन्स हैं। वुमेन ऑफ चाइल्ड बीरिंग एज है, जो हम पहले बात कर चुके हैं, या पोटेंशियल्स जिनके अंदर रिस्क है, उनको हम बेनिफिट एंड रिस्क के बारे में इन्फॉर्म चॉइस लेने का ऑप्शन देंगे। तो अगर वो डोल्टोग्राविर नहीं लेना चाहेंगे तो उन्हें हम इफावनेज का ऑप्शन देंगे। और दूसरी चीज जो आएगी, अब हम वो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस स्लाइड में हम बात कर रहे हैं जिनका वेट 30 kg से कम है। हमने बात करी मोर देन 10 ईयर एज और मोर देन 30 kg में TLD है। अगर वेट 30 kg से कम है तो आप उसमें टेनोफोविर नहीं दे सकते हो, इसलिए उसमें अबेकाविर, लेमिविडिन, डोल्टोग्राविर हो जाएगी। तो 20 kg से ऊपर हम डोल्टोग्राविर दे सकते हैं। सो अगर 30 kg से कम है वेट तो अबेकाविर, लेमिविडिन विद डोल्टोग्राविर 50 mg वंस डेली अपन दे सकते हैं। अगर सीरम क्रिएटिनिन वैल्यूज अल्टर्ड है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस अल्टर्ड है, तो आपको ये ड्रग्स प्लेन देनी पड़ेंगी, जिसमें अबेकाविर फुल डोज आती है, लेमिविडिन की डोज एज पर क्रिएटिनिन क्लियरेंस होगी, डोल्टोग्राविर 50 mg वंस डेली होगी। ये हम बात कर चुके हैं। रिफेम्पिसिन कंटेनिंग अगर रेजिम है टीबी की, तो उसमें डोल्टोग्राविर की एक गोली एक्स्ट्रा होगी। तो हम जो TLD हमने प्रेफरेबली हमने बोला एट बेड टाइम, यानी कि अगर इवनिंग में हम FDC दे रहे हैं TLD की, तो डोल्टोग्राविर एडिशनल जो 50 mg होगी वो मॉर्निंग में होगी। फीमेल्स के बारे में हमने बात कर लिया। अगर वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की हैं और वो TLD डोल्टोग्राविर वाली रेजिम नहीं लेना चाहती हैं, तो उनके लिए प्रेफर्ड TLE है, वहाँ पे हमें देखना होगा। अगर वो HIV-2 या HIV-1 and 2 वाली है, या प्रायर नेवरपिन एक्सपोजर वाली है, या उसको सीवियर साइकोसिस या सीवियर डिप्रेशन है, तो वहाँ इफावनेज कंट्रा इंडिकेटर हो जाती है। तो उस कंडीशन में TL प्लस LPVR जो है वो रहेगी, TL1OD एंड LPVR 2BD। LPVR की डोज हमेशा 2BD होती है, TL की हमेशा 1OD होती है। तो यहाँ हम TL LPVR की डोज देंगे। सो इसके अलावा कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं है जहाँ पे हमें डोल्टोग्राविर हम नहीं दे पाएंगे। सो ये हुआ फर्स्ट लाइन रेजिम्स का। इसमें अगर किसी को कोई डिस्कशन करना है फर्स्ट लाइन रेजिम के बारे में, तो हम यहाँ डिस्कशन कर सकते हैं। 2-5 मिनट के लिए मैं वेट कर सकता हूँ आपके क्वेश्चंस की फर्स्ट लाइन से रिलेटेड। उसके बाद हम सेकेंड लाइन, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इस स्लाइड को प्रिंट निकाल के ART मेडिकल ऑफिसर्स जो है अपनी टेबल पे ग्लास के नीचे रखें। ये आपका सेकेंड लाइन का जो चेंजेज होंगे, जब हम इसका फेज प्लान जब देंगे आपको, तब आपको कौन सी सेकेंड लाइन डोल्टोग्राविर वाली किस पेशेंट को कौन सी देनी है, वो डिसाइड करने के लिए ये टेबल आपको बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी, बहुत यूजफुल साबित होगी। बहुत सिंप्लीफाई करके इस टेबल को बनाया गया। मैं 2 मिनट के लिए वेट कर रहा हूँ फर्स्ट लाइन के लिए, अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो उसके लिए, जिससे कि आपको थोड़ा सोचने का टाइम मिल जाए। उसके बाद हम सेकेंड लाइन की बात करेंगे। आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम, मैं कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूँ। फर्स्ट लाइन ट्रांजिशन कब होगा, ये शबाना पटेल इनका क्वेश्चन है। वो जब होगा हम आपको बताएंगे। फर्स्ट लाइन ट्रांजिशन कब होगा, जब भी होगा आपको ऑफिस मेमोरेंडम नाको से आएगा, GSEC से ईमेल आएगा, उसके बाद ही हमें फर्स्ट लाइन ट्रांजिशन करना है। और उस टाइम पे भी हमें अवेलेबल स्टॉक को देखते हुए करना है। सारे के सारे फर्स्ट लाइन के पेशेंट्स को ट्रांसफर नहीं कर देना है, नए पेशेंट्स को आपको इस तरह से चालू करना है। वो जब OM आएगा तब करेंगे।
एज मोर देन 30 बट वेट लेस देन 10 kg, ऐसा हो सकता है? 10-30 साल से ऊपर की उम्र और वेट लेस देन 10 kg हो? ऐसा नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। 30 साल से उम्र ऊपर हो और 10 किलो से कम वेट हो, थ्योरेटिकली आप लिख रहे हो, बट प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता कैसा हो सकता है। एज मोर देन 10 ईयर एंड वेट मोर देन 30 kg की हमने बात करी है। यहाँ आप कुछ शायद शायद टाइपो एरर है आपकी। एज मोर देन 10 ईयर की बात करिए, आप एज मोर देन 30 की बात कर रहे हो। अगर अडल्ट पेशेंट है, 30 साल से ऊपर का है, उसका वेट 10 किलो से कम हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि एज लेस देन 10 ईयर एंड वेट लेस देन 30 kg, एज लेस देन 10 ईयर में तो कोई इशू नहीं है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एक्चुअली। सो अगर आप ये पूछना चाह रहे हो एज मोर देन 10 ईयर एंड वेट लेस देन 30 kg, तो उसमें क्या है, तो वो आगे की स्लाइड में आएगा। आई विल डिस्कस दैट। ઓકે સો લેટ મી કન્ટિન્યू વિથ ધ सेकंड लाइन। बद्दी ड्रग बद्दा आईआईटी थी चालू થશે કે ओके। सो यहाँ मैं बता देता हूँ। अब जो हम ट्रांजिशन करेंगे, आगे की स्लाइड्स में था लेकिन मैं यहीं आपको क्लियर कर देता हूँ। नवसारी का ये क्वेश्चन है। नॉट ओनली सेकंड लाइन, इवन थर्ड लाइन भी आपको आपके एआरटी सेंटर से ही चालू करनी है। पेशेंट को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक हम सेकंड लाइन में ट्रांसफ़र नहीं कर रहे थे, अब थर्ड लाइन में भी पेशेंट को ट्रांसफ़र नहीं करना होगा। थर्ड लाइन रिजीम भी पेरेंट एआरटी सेंटर से ही चालू होगी। सासेप ओपिनियन ली जाएगी, सासेप डिसीजन लेगा, सासेप के डिसीजन के बाद थर्ड लाइन उस कंसर्न सेंटर से ही स्टार्ट होगी। सेकंड लाइन में ऑलरेडी हम ये कर ही रहे थे, तो इसमें तो कोई इश्यू है ही नहीं। सो मैं अब सेकंड लाइन की बात करता हूँ। अगर फर्स्ट लाइन रजीम में जैडोविडिन है, आप मेरी एक एक चीज़ पे ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जैडोविडिन है और उसके साथ जैडोविडिन के साथ लेमिडिन होगी होगी, तो फर्स्ट लाइन एआरटी में जैडोविडिन के साथ जो तीसरी ड्रग चल रही थी वो एनएनआरटीआई यानी कि इफावनेज या नेवर्पिन थी, या फिर प्रोटीएज इनिबिटर, कुछ भी होगा। या तो नेवर्पिन होगी या इफावनेज होगा या प्रोटीएज इनिबिटर होगा। तो फर्स्ट लाइन में जैडोविडिन के साथ कुछ भी हो तो सेकेंड लाइन उसकी टीएलडी हो जाएगी। अगर ये फर्स्ट लाइन वो बात कर रहा हूं जिसने सिर्फ जैडोविडिन कंटेनिंग एक ही फर्स्ट लाइन खाई हुई है और कोई फर्स्ट लाइन में कोई भी दूसरी दवाई नहीं खाई हुई। खाना खाने के साथ, फूड के साथ इसका कोई इंटरेक्शन नहीं है। मोरबी का क्वेश्चन है, तो फूड के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, आप इसको जैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। भरूच का क्वेश्चन है, एटीटी कंप्लीट देन डीटीजी बीडी विल बी कंटिन्यूड। नहीं, एटीटी अगर कंप्लीट हो जाती है तो हमें डीटीजी वापस उसको, रिफेम्पिसिन के साथ ही हमारा ड्रग इंटरेक्शन था, तो रिफेम्पिसिन कंटेनिंग एटीटी अगर कंप्लीट हो जाती है तो डीटीजी हम ओडी डोज कर देंगे बाद में। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू सेकेंड लाइन रेजिम्स। मैं फर्स्ट जो है उसको दोबारा से बोल रहा हूँ। अगर जाइडोविडिन है और जाइडोविडिन के साथ किसी भी तरह की कोई भी ड्रग चल रही है जिसमें एनएनआरटीआई भी आ जाती है, पीआई भी आ जाती है, यानी कि नेवर्पिन है, इफावनेज है, एटीवीआर है, एलपीवीआर है, ऐसा कुछ भी चल रहा है और पेशेंट ने इसके अलावा, जाइडोविडिन के अलावा किसी भी तरह का फर्स्ट लाइन में कोई, ये सिर्फ फर्स्ट लाइन की बात हो रही है, फर्स्ट लाइन में जाइडोविडिन के अलावा और कोई भी ड्रग नहीं ली हुई है, जाइडोविडिन के अलावा कोई भी एनआरटीआई नहीं ली है, उसके साथ दूसरी एनआरटीआई या पीआई कोई भी ली हुई हो, सो वो उसकी सेकेंड लाइन होगी टीएलडी, टिनोफोविर, लेमिडिन एंड डोल्टोग्राविर। अगर टिनोफोविर कंट्रा इंडिकेटेड है, हम टीडीएफ यूज करते हैं प्रोग्राम में, टीडीएफ अगर कंट्रा इंडिकेटेड है तो उसकी जगह पे हम एबेकाविर यूज कर सकते हैं।
लेकिन अगर फर्स्ट लाइन में टेनोफविर या अबेकाविर ली थी, उसके अलावा कोई दूसरा एनआरटीआई नहीं खाई हुई है, ओनली टेनोफविर है या अबेकाविर है, और उसके साथ कोई भी दूसरी ड्रग एनएनआरटीआई या पीआई थी, तो उसकी सेकेंड लाइन, प्रेफरेबली सेकेंड लाइन होगी ZLD। तो ZLD में आपका TLD जो है वो आपके पास फिक्स डोज कॉम्बिनेशन आएगा, टेनोफविर लेमिनिन डोल्टाग्राविर का, वहाँ उसको सिंगल टैबलेट लेनी होगी। ZLD में आपको ZL प्लस डोल्टोग्राविर देनी होगी, तो आपकी ZL की एक टैबलेट हो जाएगी जो आप दिन में 2 बार देते हो, और डोल्टोग्राविर की एक गोली हो जाएगी। तो यहाँ पे HB लेस देन 9 ग्राम होगा, तो आपको ZL की जगह डोल्टोग्राविर प्लस LPVR देनी होगी। अगर TLD फर्स्ट लाइन ART थी, अगर कोई पेशेंट ऐसा आपके पास आता है जो प्राइवेट में से TL डोल्टोग्राविर ऑलरेडी खा रहा था और उसके ऊपर वो फेल हुआ है, तो वो आप बोलोगे इंटीग्रेज बेस्ड फर्स्ट लाइन पे फेलियर हो रहा है उसका, ठीक है, क्योंकि डोल्टोग्राविर फर्स्ट लाइन में लिए। अब इसकी जगह अगर रेल्टेग्राविर खाई हुई हो, डोल्टोग्राविर का तो फेलियर का चांसेस हम कह रहे हैं कम है, तो ऐसा हो सकता है आपके पास कोई TL प्लस रेल्टेग्राविर का पेशेंट हो या ZL प्लस रेल्टेग्राविर का पेशेंट हो, और उसमें फर्स्ट लाइन में यही खाई हो। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन हम कब बोलते हैं? फर्स्ट लाइन वो है जो जिसने पहले कोई दवाई नहीं खाई थी और पहली बार कोई दवाई खाई, वो फर्स्ट लाइन दवाई है। ये मैं यहाँ इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कुछ डॉक्टर्स नए हैं या कुछ स्टाफ नए हैं, उनको ये कन्फ्यूजन रहता है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में। तो लाइन वो प्रोटीएज इनिबिटर्स को यूजली सेकेंड लाइन बोल देते हैं और नेवेरपिन इफामिनेज को यूजली फर्स्ट लाइन बोल देते हैं। ऐसा नहीं होता है। लाइन एक अलग चीज़ है, ड्रग्स एक अलग, ड्रग कॉम्बिनेशन एक अलग चीज़ है। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जब हम फर्स्ट लाइन बोलते हैं, फर्स्ट लाइन वो दवाई है जो आपने पहले कभी भी, जिसने HIV की दवाई नहीं खाई हुई थी और उसने फर्स्ट टाइम दवाई शुरू करी, उसको हम फर्स्ट लाइन ऑफ ART बोलते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट लाइन ऑफ ART लेने के बाद वो दवाई फेल हो जाती है, जो हम डॉक्यूमेंट करते हैं वायरोलॉजिकल फेलियर से, हमने इम्यूनोलॉजिकल फेलियर या वायरोलॉजिकल फेलियर, HIV-2 में हम सिर्फ इम्यूनोलॉजिकल फेलियर से करते हैं, अदरवाइज हम वायरोलॉजिकल फेलियर से डॉक्यूमेंट करके बोलते हैं कि ये पेशेंट में ये दवाई काम नहीं कर रही है, तो उसको हम दूसरी दवाई देते हैं। तो जो सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है फेलियर के बाद का, उसे सेकंड लाइन ART बोला जाता है। लेकिन अगर आप प्रोटीएज इनिबिटर उसको, जैसे प्रेगनेंसी में प्रीवियसली नेवेरपिन एक्सपोज थी, आपने लोपिनाविर रिटोनाविर फर्स्ट लाइन में ही दे सकते हो आप। सिमिलरली पेशेंट को नेवेरपिन इफामिनेज का साइड इफेक्ट आया, आपने दवाई चेंज करी, तो वो फर्स्ट लाइन का अल्टरनेटिव फर्स्ट लाइन हो गया, ठीक है। तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं रखना है। जब फेलियर की वजह से दवाई बदली है तो वो सेकंड लाइन है। सिमिलरली जब सेकंड लाइन के फेलियर की वजह से दवाई बदलेगी तो वो थर्ड लाइन होगी। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं जिसने फर्स्ट लाइन का फेलियर हुआ है और उसको हम सेकंड लाइन कौन सी दे रहे हैं। हम 2 डिस्कस कर चुके हैं, ज़ैडोप्डिन और टेनोफविर अबेकाविर वाला। तीसरा पॉइंट है टेनोफविर लेमिडोप्डिन के साथ इंटीग्रेज चल रही है और वो फेलियर होता है, तो फर्स्ट लाइन में इंटीग्रेज फेलियर हो रहा है, तो उसकी सेकंड लाइन ZL प्लस ATVR होगी, क्योंकि वो पहले दूसरी कोई दवाई नहीं खाई हुई है, ये हम मान रहे हैं यहाँ पे। अगर उसका HB 9 ग्राम से कम है तो यहाँ आप ज़ैडोप्डिन नहीं दे सकते हो, इसलिए आपको यहाँ हम डोल्टोग्राविर जब देंगे इस पेशेंट को, तो डोल्टोग्राविर हमें BD डोज में देनी होगी, क्योंकि ये इंटीग्रेज का फेलियर है। यहाँ पे इंटीग्रेज बेस्ड रेजिम में फेलियर हो रहा है, यहाँ पे डोल्टोग्राविर की डोज BD होगी साथ में लोपिनाविर रिटोनाविर के साथ। सिमिलरली अगर ZL कंटेनिंग डोल्टोग्राविर बेस्ड फर्स्ट लाइन रेजिम थी या ZL प्लस रेल्टेग्राविर फर्स्ट लाइन रेजिम थी और वो फेल हुई है, तो उसको हम सेकंड लाइन में TL प्लस ATVR देंगे। यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये पेशेंट वो हैं जिन्होंने इससे पहले ATVR नहीं खाई हुई है और फर्स्ट लाइन में सिर्फ एक ही रेजिम का एक्सपोजर था, ZL प्लस डोल्टोग्राविर, इसके अलावा की दूसरी कोई दवाई का एक्सपोजर नहीं था, और वो ZL प्लस रेल्टेग्राविर या डोल्टोग्राविर इंटीग्रेज एक खाई हुई है और उसका फेलियर हो रहा है, तो हम उसको दे रहे हैं TL प्लस ATVR। क्वेश्चन है NCS सूरत का, इफ पेशेंट इज ऑन TL प्लस LPVR इन फर्स्ट लाइन एंड फेल्ड, तो TL प्लस LPVR ये आपकी सेकंड आ गया, सेकंड रो में आ गया, टेनोफविर कंटेनिंग एंड PI बेस्ड एंड फेल्ड एंड HB लेस देन 9, तो यहाँ हम इसके अंदर आ जाएंगे डोल्टोग्राविर OD प्लस LPVR। यस यू आर राइट, डोल्टोग्राविर OD प्लस LPVR इसकी सेकंड लाइन होगी। NCS सूरत का जो क्वेश्चन था, प्रतीक भाई का क्वेश्चन था, ZL वाला पेशेंट में पिल बर्डन वधी जैसे एक टेब्लेट વધારે લેવી પડશે। यस that is true, पिल बर्डन રહેશે, બટ અત્યારે જે દવા પિલ બર્ડન છે એના કરતાં ઓછું રહેશે એની અંદર।
सो अगर जेडल एन पे पेशेंट है तो हम उसको अभी जेडल एन को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, अगर वो फेलियर होता है तो हम उसको टीएलडी पे लेके जाएंगे, तो वो अदरवाइज उसका पिल बर्डन कम हो जाएगा। जेडल एन दिन में 2 गोली लेता था, अब टीएलडी की 1 ही गोली होगी, उसकी सेकेंड लाइन में 1 ही गोली होगी। तो कुछ पेशेंट्स में कम हो जाएगा पिल बर्डन, कुछ पेशेंट्स में बढ़ सकता है, यू आर राइट, बट दैट इज पार्ट ऑफ प्रोग्राम। सो कुछ पेशेंट्स में डिफरेंट तरीके से ये चीज़ें होंगी। अब हम बात करेंगे मल्टीपल एनआरटीआई एक्सपोज। मल्टीपल एनआरटीआई एक्सपोज हम किसको बोलते हैं? जिसने फर्स्ट लाइन एआरटी की बात हो रही है यहाँ पे। फर्स्ट लाइन एआरटी में एक से ज़्यादा तरह की एनआरटीआई खाई हुई है, जिसमें जर्डोविडिन भी खाई हुई है या स्टेबुडिन भी खाई हुई है या टिनोफोविर खाई हुई है। एक से ज़्यादा एनआरटीआई उसने खाई हुई है फर्स्ट लाइन एआरटी में, यानी कि बिना फेलियर के फर्स्ट लाइन के अंदर चेंजेस हुए हैं, तो वो सारी फर्स्ट लाइन कहलाएगी। तो ऐसे मल्टीपल एनआरटीआई एक्सपोजर फर्स्ट लाइन में हो और उसके साथ उसने एनएनआरटीआई यानी कि नेवेरपिन या इफावनेज खाई हो फर्स्ट लाइन में और वो फेल हो रही है, तो उसकी जो सेकंड लाइन होगी वो डोल्टोग्राविर प्लस एलपीवीआर होगी। लेकिन अगर एक से ज़्यादा एनआरटीआई फर्स्ट लाइन में खाई हैं और उसके साथ प्रोटीएज इनिबिटर खाई हैं फर्स्ट लाइन में और वो फेलियर हो रहा है, तो यहाँ पे डोल्टोग्राविर के साथ लोपिनाविर की जगह दारुनाविर आएगी, क्योंकि फर्स्ट लाइन में प्रोटीएज इनिबिटर या एटीवीआर होगी या एलपीवीआर होगी, वो ऑलरेडी फेल हो चुकी है, तो हम सेकंड लाइन में उसकी रिजीम में उसको चेंज करेंगे, तो हम उसको दारुनाविर रिटोनाविर देंगे डोल्टोग्राविर के साथ। ठीक है, तो यहाँ आई थिंक हमारी सारी की सारी फर्स्ट लाइन फेलियर कवर हो जाता है। जितनी भी तरह की हम अभी रिजीम यूज कर रहे हैं फर्स्ट लाइन में, उन सब का हमारे पास ऑप्शन है सेकेंड लाइन का। अगर कोई पेशेंट का टीबी है तो डोल्टोग्राविर की डोज बीडी रहेगी टीबी ट्रीटमेंट के टाइम में। यहाँ ये भरूच का क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये आंसर आ गया, अंटिल द पेशेंट कंप्लीट एटीटी देन आफ्टर ओटी डोज कंटिन्यू। हेपेटाइटिस बी अगर पेशेंट को है तो उसमें अगर टीएल चल रही है तो हमें टीएल को कंटिन्यू करना है, इवन इफ पेशेंट डोल्टोग्राविर पे आता है और उसको अगर टीएल कंटेनिंग रेजिम थी फर्स्ट लाइन की, तो अब जब सेकेंड लाइन दोगे तो जेडल डी के साथ उसको टिनोफोविर कंटिन्यू करनी होगी, या दारुनाविर सॉरी डोल्टोग्राविर प्लस एलपीवीआर आप देते हो तो वहाँ भी आपको उसकी टीएल कंटिन्यू करनी होगी। तो अगर उसका जो एनसीए सूरत का क्वेश्चन था एचबी लेस देन 9 है, टिनोफोविर कंटेनिंग टिनोफोविर के साथ टी ये एनसीएच का क्वेश्चन था, यस टीएल प्लस एलपीवीआर है और वो फेलियर होती है, तो उसकी सेकेंड लाइन क्या होगी? तो यहाँ पे हम टीएल प्लस एलपीवीआर की जगह जब हम डोल्टोग्राविर प्लस एलपीवीआर कर रहे हैं उसको, अगर एचबी लेस देन 9 है तो यहाँ पे हम टीएल को कंटिन्यू करेंगे उसके साथ, क्योंकि वो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है। सो वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करेंगे थर्ड लाइन एआरटी की। थर्ड लाइन रेजिम जो है उसमें न्यू ड्रग विद मिनिमम रिस्क ऑफ क्रॉस रेजिस्टेंस हो, ऐसा हमें डेवलप करना है। हमें एक नई पूरी की पूरी रेजिम, जो हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो हमेशा यही कहता है कि अगर एक कॉम्बिनेशन फेल हो रहा है तो हम जो नया नेक्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसके अंदर बिल्कुल एक नई ड्रग आनी चाहिए जो यूज ना हुई हो, ऐसे ग्रुप की ऐसी क्लास की ड्रग होनी चाहिए। सो प्रेफरेबली हम इंटीग्रेज इनिबिटर इसमें हम यूज करते हैं, और बूस्टेड पीआई जो है वो नया क्लास का हम बूस्टेड पीआई यूज करते हैं, जिसमें हम दारुनाविर यूज करते हैं। थर्ड लाइन एआरटी सेंटर से ही स्टार्ट होगी आफ्टर रिसीविंग एडवाइस फ्रॉम सासेब, जो मैंने पहले बात करी। एआरटी प्लस सेंटर या सीओई का सासेब आपको कंसल्टेशन करने के बाद अप्रूवल देगा, और अप्रूवल के बाद आप वहाँ पे एआरटी सेंटर के लेवल पे थर्ड लाइन स्टार्ट कर सकोगे। रेजिम इसमें जब होगी तब डोल्टोग्राविर ट्वाइस इन ए डे होगी और दारुनाविर रिटोनाविर ट्वाइस इन ए डे होगी। ये कब होगी? अगर डोल्टोग्राविर आप पहले इंटीग्रेज इनिबिटर पे अगर पेशेंट फेलियर हुआ है तो डोल्टोग्राविर विल बी यूज इन ओडी डोज इफ ड्रग्स वाज नेवर यूज इन फर्स्ट और सेकेंड लाइन। अगर फर्स्ट और सेकेंड लाइन ड्रग में इंटीग्रेज इनिबिटर यूज नहीं हुआ है, एनआरटीआई प्लस पीआई है या एनएनआरटीआई का कॉम्बिनेशन फर्स्ट और सेकेंड ड्रग में इस तरह से खाया हुआ है उसने इंटीग्रेज इनिबिटर कोई भी नहीं खाया हुआ है, तो उसमें डोल्टोग्राविर थर्ड लाइन में ओडी डोज में रहेगी। लेकिन अगर इंटीग्रेज इनिबिटर कोई भी सेकंड लाइन या फर्स्ट लाइन में लिया हुआ है और वो फेलियर हो रहा है, तो जब थर्ड लाइन आप दोगे तो इंटीग्रेज इनिबिटर में डोल्टोग्राविर जब हम देंगे तो वो ट्वाइस इन अ डे की डोज में देंगे। और अगर हेपेटाइटिस बी है उसको, तो हम टीएल उसको कंटिन्यू करेंगे।
सो डोल्टोग्राविर, अगर चिल्ड्रन की हम बात करें, आई थिंक भरूच का जो क्वेश्चन, हिम्मतनगर का जो क्वेश्चन था वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। वेट अगर लेस देन 20 kg है और एज 6 ईयर से कम है, तो ऐसे जो बच्चे हैं जिनकी एज 6 साल से कम है या वजन जो है 20 किलो से कम है, तो उनमें प्रेफर्ड रेजिम हमारी रहेगी अबेकाविर, लेम्यूडिन, लोपिनाविर, रिटोनाविर। एज 6 साल से कम है या वजन 20 किलो से कम है। और अगर वेट 20 से 30 किलो में है या एज जो है एंड एज जो है 6 से 10 साल की है, यानी कि 6 से 10 साल की उम्र का बच्चा है और उसका वेट जो है 20 से 30 किलो का है, तो हम डोल्टोग्राविर सेफली दे सकते हैं 20 kg के ऊपर। सो 50 मिलीग्राम ओडी डोज में हम उसको दे सकते हैं। तो अबेकाविर लेम्यूडिन के साथ डोल्टोग्राविर आ जाएगी। यहाँ ध्यान रखना है, डोल्टोग्राविर का कम्बिनेशन जो अगर आ रहा है, एफडीसी आ रही है तो वो सिर्फ टीएल के साथ आ रही है, तो यहाँ आपको अबेकाविर लेम्यूडिन प्लस डोल्टोग्राविर देनी होगी। अगर वेट 30 kg से ऊपर है और एज 10 साल से भी ऊपर है, तो यहाँ पे 30 kg से ऊपर वेट हो गया है तो आप टेनोफोविर सेफली दे सकते हो। तो यहाँ आपकी रेजिम हो जाएगी टेनोफोविर प्लस लेम्यूडिन प्लस डोल्टोग्राविर। तो यहाँ हम एबेकाविर की जगह टेनोफोविर ले आएंगे। तो ये है न्यू इनिशिएशन की बात है पीडियाट्रिक की। ये रिकमेंडेड रेजिम्स हैं पीडियाट्रिक टीआरजी की तरफ से, और ये जब हम ऑफिस मेमोरेंडम नाको की तरफ से आ जाएगा उसके बाद इन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे। करंटली हमारा जिस तरह से हम रेजिम दे रहे हैं वही अभी चालू रहेगा। ओके, सो ये पीडियाट्रिक ग्रुप की बात हुई। इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से भी हम समझेंगे। यहाँ आपका क्वेश्चन क्लियर होगा। हम कंफर्म एचआईवी इन्फेक्शन कंफर्म करेंगे वायरोलॉजिकल सीरोलॉजिकल टेस्टिंग से। पेशेंट की एक्यूट कंडीशन है, ओआई है, उसको हम स्टेबलाइज करेंगे, बेसलाइन CD4 करेंगे, लैब इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उसके बाद ये सब करके जब हम ART रेजिम डिसाइड कर रहे हैं तो हम बच्चे की एज चेक करेंगे। अगर एज लेस देन 6 ईयर है या वेट लेस देन 20 kg है तो रिकमेंडेड रेजिम रहेगी AL प्लस LPVR। अगर वेट 20 से 30 kg में है और एज 6 से 10 साल के बीच में, दोनों कंडीशन की बात है, अगर एज 6 से 10 साल के बीच की है और वजन 20 से 30 किलो के बीच में है, तो रेजिम रहेगी ABC 3TC, यानी कि AL प्लस डोल्टोग्राविर, AL प्लस D। अगर एज 10 साल से ऊपर है तो हम यहाँ पे उसका बॉडी वेट देखेंगे। एबीसी ચાલતી હોય અને ઉંમર કે વેટ વધે તો ઘણીવાર એબીસીનું TDF કરી નાખે છે। आप ये ठीक है बात आपकी, लेकिन अब हमें ऐसा नहीं करना होगा। अब हम इसको यूनिफॉर्म पैटर्न रखेंगे। अननेसेसरी एक्सपोजर नहीं देना है हमें दवाई का, दूसरी दवाई का। अगर 10 साल से ऊपर एज है और बॉडी वेट उसका अगर 30 kg से 30 kg से कम है तो क्या होगा, 30 kg से कम है, हम उसको टिनोफोविर नहीं दे सकते, तो ये वापस उस ग्रुप में आ जाएगा AL प्लस D वाले ग्रुप में। ठीक है, 30 kg से कम में हम TDF नहीं दे सकते और 20 kg से कम में हम DTG नहीं दे सकते। ये कंसेप्ट क्लियर रखना है। तो जहाँ 20 kg से कम है वहाँ AL प्लस LPVR थी, जहाँ 20 to 30 था हम DTG दे सकते थे, लेकिन 30 kg से कम वेट है तो हमें DTG दे सकते हैं लेकिन TDF नहीं दे सकते, तो AL प्लस D रहेगा। अब वेट उसका है, एज 10 ईयर से ऊपर है और वेट 30 kg से ऊपर है, तो यहाँ पे हमें रीनल डिजीज के बारे में फिर से चेक करना होगा। अगर कोई रीनल डिजीज है उसको कि उसका क्रिएटिनिन अल्टर्ड है तो अगेन हम टिनोफोविर नहीं दे सकते, तो वो वापस AL प्लस D पे चला जाएगा। और उसमें अगर क्रिएटिनिन क्लियरेंस ज़्यादा अल्टर्ड होगी तो वहाँ वो प्लेन ड्रग्स पे चला जाएगा, जिसमें अबेकाविर की फुल डोज होगी, डोल्टोग्राविर की फुल डोज होगी, लेकिन लेम्यूडिन एज पर क्रिएटिनिन क्लियरेंस होगी। और अगर नॉन रीनल डिजीज नहीं है, एज 10 साल से ऊपर है, वेट 30 kg से ऊपर है, तो आप TLD उसको सेफली दे सकते हो। TLD की आपके पास कॉम्बिनेशन पिल होगी, आप फुल डोज TLD दे सकते हो। आई थिंक हिम्मतनगर का जो क्वेश्चन था वो यहाँ क्लियर हो गया होगा कि एज अगर 10 ईयर से ऊपर है और वेट 30 kg से कम है तो AL प्लस डोल्टोग्राविर आएगी यहाँ पे। ओके, सो अब हम बात करेंगे, अगर इस ग्रुप के पेशेंट्स हैं, जो 3 ग्रुप हमने बात करी डिफरेंट एज एंड वेट की कैटेगरी के, उस ग्रुप में अगर TB आती है तो क्या करेंगे। तो पहला ग्रुप है जिसमें वेट 20 kg से कम है और एज जो है 6 साल से कम है, दोनों में से कोई भी कंडीशन है अगर, और उसको TB है साथ में, तो हमारी प्रेफर्ड रेजिम थी एबेकाविर, लेम्यूडिन, लोपिनाविर, रिटोनाविर।
तो यहाँ अगर उसको हम टीबी आती है तो हमें रिटोनाविर की सुपर बूस्टिंग करनी होगी, 1:1 रेशो में लोपिनाविर रिटोनाविर देनी होगी। अगर वेट 20 to 30 kg है और एज 6 से 10 साल है, ये दोनों कंडीशंस हैं। अगर फर्स्ट वाले में और है, सेकंड वाले में बोथ कंडीशन है, 20 to 30 kg वेट एंड एज 6 to 10 ईयर। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी प्रेफर्ड रेजिम थी एएल प्लस डोल्टोग्राविर, यहाँ हम डोल्टोग्राविर की एक 50 मिलीग्राम की डोज ऐड कर देंगे। आफ्टर 12 आवर 50 मिलीग्राम एक और देनी होगी डोल्टोग्राविर, यानी कि डोल्टोग्राविर बीडी डोज हो जाएगी। अब थर्ड है जहाँ पे दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, 30 kg से ऊपर वेट है और एज 10 ईयर से ऊपर है, वहाँ पे प्रेफर्ड रेजिम टीएलडी है, तो अगेन यहाँ पे डोल्टोग्राविर बीडी डोज हो जाएगी। सो ये बात फिर से कह रहे हैं, ये सब गाइडलाइन इंप्लीमेंट होगी नाको का ओएम आने के बाद। अब हम पीईपी की बात करेंगे। अभी हम पीईपी दे रहे हैं, टीएल एलपीवीआर हमारी प्रेफर्ड पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस है, लेकिन जब हम ये गाइडलाइंस इंप्लीमेंट कर लेंगे, टीएल डी का कम्बिनेशन हमारे पास अवेलेबल होगा, तब हमारी पीईपी जो है टीएल डी हो जाएगी, टेनोफोविर लेमिविडिन डोल्टोग्राविर 1 टैबलेट डेली फॉर 28 डेज। उसमें पहली टैबलेट इमीडिएटली विद इन 2 आवर ऑफ एक्सपोजर ले लेनी है किसी भी टाइम पे, और उसके बाद 1 टैबलेट वंस इन ए डे कंटिन्यू फॉर 4 वीक, ये हमारा जो है ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा। सो टीएलडी विल बी अवर प्रेफर्ड पीईपी। अगर बच्चा होगा और उसको हमें पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस देने की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें हमारी जेडल जो है प्रेफर्ड बैकबोन रहेगी पीईपी के लिए चिल्ड्रन में। अगर एचबी 9 ग्राम से कम होगा तो एएल देंगे, और अगर उसकी एज 10 साल से ऊपर है या वेट एंड 30 kg से ऊपर वेट है, दोनों कंडीशन 10 साल से ऊपर वेट होनी एज होनी चाहिए और 30 kg से ऊपर वेट होना चाहिए, तब आप टीएल दे सकते हो। सो प्रेफर्ड एनआरटीआई की बात हुई, और एनआरटीआई के साथ तीसरी ड्रग पीईपी में कौन सी होगी, वो जो हमने पहले का टेबल देखा, अगर एज लेस देन 6 ईयर है और वेट 20 kg से कम है तो एलपीवीआर रहेगी, अगर एज मोर देन 6 ईयर है एंड वेट 20 kg से ऊपर है तो डोल्टोग्राविर होगी थर्ड ड्रग पीईपी में। सो प्रेफर्ड जेडल प्लस एलपीवीआर अगर 20 kg से कम वेट है या एज जो है लेस देन 6 ईयर है, और अथवा और जेडल प्लस डीटीजी अगर 20 kg से ऊपर वेट है एंड मोर देन 6 ईयर एज है। अदरवाइज एचबी 9 ग्राम से कम होगा तो एएल आ जाएगा, और अगर एज मोर देन 10 ईयर एंड 30 kg वेट से ऊपर होगा तो एएल की जगह टीएल आ जाएगा। अब हम बात करेंगे फेज 1 में जो हमने ट्रांजिशन किया है उसकी, तो ये बिल्कुल क्लियर है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हमारे जूम मीटिंग में भी हमने डिस्कशन किया था। फर्स्ट फेज में हम सिर्फ उन पेशेंट्स के लिए हमने डोल्टोग्राविर दी है जो पेशेंट रेल्टेग्राविर बेस्ड रेजिम पे थे, या जो वेट कर रहे थे अपना थर्ड लाइन इनिशिएशन या मल्टीपल एनआरटीआई एक्सपोजर वाले जो सेकंड लाइन इनिशिएशन के लिए वेट कर रहे थे। ऐसे सब पेशेंट्स को हमने, जिनको कि रेल्टेग्राविर बेस्ड रेजिम देनी थी या हम ऑलरेडी दे चुके थे, उन सब पेशेंट्स का हमने अभी ट्रांजिशन किया है। सो जो पेशेंट्स रेल्टेग्राविर प्लस एलपीवीआर पे थे ऑलरेडी, उसमें हमने वायरल लोड चेक किया, जो भी लेटेस्ट अवेलेबल वायरल लोड था, अगर वो वायरल लोड रेल्टेग्राविर एलपीवीआर देने के बाद का था, विद इन लास्ट 6 मंथ का वायरल लोड था, रेल्टेग्राविर एलपीवीआर शुरू होने के बाद का था, और वो सप्रेस वायरल लोड आया, यानी कि हम ये कह सकें कि रेल्टेग्राविर चालू होने के बाद वायरल लोड कम हो गया, उसका 1000 से कम हो गया है, या टीएनडी टारगेट नोट डिटेक्टेड हो गया है, रेल्टेग्राविर ने काम करना शुरू कर दिया था। उस कंडीशन में हमने सिंपली सब्स्टिट्यूट किया रेल्टेग्राविर को 50 मिलीग्राम डोल्टोग्राविर से, एलपीवीआर सेम चालू रखी। लेकिन अगर कोई ऐसा पेशेंट था जिसको हमने रेल्टेग्राविर एलपीवीआर चालू की हुई है और उसके बाद का 6 महीने बाद का वायरल लोड जो हमने करवाया वो 1000 से ऊपर आया, यानी कि रेल्टेग्राविर काम नहीं कर रही थी, इसका मतलब हुआ कि जो इंटीग्रेज इनिबिटर की दवाई दी थी उसको सेकेंड लाइन में, वो इंटीग्रेज इनिबिटर पे फेलियर के चांसेस हो सकते हैं। आइडियली ऐसी कंडीशन में हमें मिनिमम 2 वायरल लोड होने चाहिए जो ये बता सकें कि ये पर्टिकुलर दवाई फेल हो रही है, बट कोविड की कंडीशन में वायरल लोड ना हो पाने की वजह से हमने सिंगल वायरल लोड पे ये डिसीजन लिए हैं। ये डिसीजन फॉर द टाइमिंग थे। यहाँ एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा, जब मैं ये सेकेंड और थर्ड लाइन का रेल्टेग्राविर का स्विच का डाटा देख रहा था तो मुझे जानने को मिला कि हमने काफ़ी पेशेंट्स का काफ़ी टाइम से वायरल लोड नहीं किया। कोविड की कंडीशन तो हमारी जो हुई है वो ये अभी थोड़े टाइम से ही हुई है, लेकिन काफ़ी टाइम से हमने वायरल लोड लोगों का नहीं किया था। जब मैंने सेंटर्स में बात करी तो मुझे जानने को मिला कि अडीरेंस पुअर थी, इस वजह से हम वायरल लोड नहीं कर रहे थे। तो यहाँ मैं एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ,
वायरल लोड टेस्टिंग जब फॉलोअप में होती है तो वो जैसे हम CD4 करते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, वैसे वायरल लोड होता है। उसके लिए हमें फर्स्ट वायरल लोड करने के लिए फॉलोअप इन्वेस्टिगेशन, मैं फर्स्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो इनिशिएशन की बात होती है, हम फॉलोअप जब वायरल लोड करते हैं किसी सेकंड लाइन के पेशेंट्स का, तो वो एवरी 6 मंथ होना ही चाहिए बिना किसी चीज़ को देखे। अगर वो वायरल लोड हाई आता है तो हमें पिछले 3 महीने की एडीरेंस चेक करनी होती है, और अगर वो एडीरेंस अच्छी है तो हम उसको रिपीट करते हैं, अगर स्टेप अप एडीरेंस करते हैं 3 महीने की, और उसके बाद हम दोबारा से उसका सेकंड वायरल लोड करते हैं। 2 वायरल लोड अनसरप्राइज होते हैं तो हम उसका सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो ये बात हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है। सेकंड लाइन का पेशेंट्स का है एवरी 6 मंथ, एंड फर्स्ट लाइन के पेशेंट्स का एवरी 1 ईयर फॉलोअप वायरल लोड होना है, उसमें हमें एडीरेंस चेक नहीं करनी होती है। सो अगर रेल्टेग्राविर एलपीवीआर का पेशेंट है और उसका वायरल लोड 1000 से ऊपर है रेल्टेग्राविर चालू करने के बाद का, तो हम ये कह सकते हैं कि रेल्टेग्राविर फेलियर हो रहा है, तो इंटीग्रेज इनिबिटर फेलियर हो रहा है, तो यहाँ पे डोल्टोग्राविर की जो डोज होगी वो बीडी होगी, और यहाँ हम एलपीवीआर को कंटिन्यू नहीं कर सकते, यहाँ पे हम दारुनाविर रिटोनाविर देंगे और वो डीडी डोज में जाएगी। कुछ क्वेश्चंस हैं। एनसीएस सूरत पीडियाट्रिक लेस देन 10 ईयर, फर्स्ट लाइन में जेडल नहीं देनी है, और इन पीडियाट्रिक पीईपी पीडियाट्रिक जेडल देनी है, इज इट राइट? मैं एक बार दोबारा से पिछली स्लाइड पे जाता हूँ आपका क्वेश्चन समझने के लिए। लेस देन 10 ईयर में जेडल नहीं देनी है ऐसा नहीं बोला है, प्रेफर्ड बियॉन्ड 10 ईयर प्रेफर्ड टीएल है पीईपी में, लेस देन 10 ईयर में जेडल पीईपी में है। अगर 10 साल से ऊपर है तो एएल प्रेफर्ड है पीईपी में, एएल अगर 10 ईयर से ऊपर है तो टीएल प्रेफर्ड है पीईपी में। और ओके, आप प्रेफर्ड रेजिम की बात कर रहे हो लेस देन 10 ईयर में। सो अगर हम एआरटी के लिए प्रेफर्ड रेजिम की बात कर रहे हैं लेस देन 10 ईयर में, तो हमारी प्रेफर्ड एएल है। अगर एएल किसी वजह से कंट्राइंडिकेटर होती है तो आपको एचबी चेक करके आप उसके अंदर दे सकते हैं। इसका रीजन ये है, एएल जो है जेडोविडिन की कंपैरिजन में जो है इसका मतलब कि अगर हम ये बात, दो चीज़ें हैं, एक एएल का टॉक्सिसिटी जो है जेडल के कंपैरिजन में हम कम कह सकते हैं, क्योंकि जेडल में बोन मैरो सप्रेशन और ये सब होने के चांसेस रहते हैं, तो उस वजह से हम उसको कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हम जब उसको एचआईवी पॉजिटिव बच्चा है और उसको हम एआरटी दे रहे हैं तो जेडल से उसके अंदर बोन मैरो सप्रेशन होने के चांसेस रहेंगे, इसलिए हम उसके अंदर प्रेफर्ड रेजिम हमने एएल रखी है। लेकिन जब हम पीईपी दे रहे हैं तो हमें पता है कि एएल के जो साइड इफेक्ट होते हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं और हम उसको रीचैलेंज नहीं कर सकते। और जब हम पीईपी दे रहे हैं तो वहाँ आपकी 28 डेज के लिए ही पीईपी देनी है, तो हम ये हमारे लिए सही नहीं होगा कि हम पहले जेडल एएल चालू करें और फिर उसको हम जो है उसमें रेस्ट डेवलप हो और फिर हम उसको बंद करके जेडल करें। तो 28 डेज बहुत शॉर्ट पीरियड है, उसके अंदर हम नहीं करना चाहते हैं ज़्यादा, इसलिए HLA-B टेस्टिंग हम नहीं कर रहे हैं। तो प्रेफरेबली हम जेडल, इसलिए यहाँ पे हमने पीईपी में एएल के कंपैरिजन में जेडल को प्रेफरेबल रेजिम यहाँ रखा है लेस देन 10 ईयर के ग्रुप में पीईपी के लिए। बट जब एआरटी रेजिम की बात करते हैं तो वहाँ हमने प्रेफर्ड एएल रखा है। आई थिंक दिस इज क्लियर, दिस वाज द डाउट, एनसीएस सूरत का जो डाउट था वो ये डाउट था शायद, तो वो आई थिंक आई हैव क्लियर दैट। भरूच में रेल्टेग्राविर प्लस एटीवीआर, जब हम बात करते हैं रेल्टेग्राविर के साथ पीआई की, तो वो एटीवीआर हो या एलपीवीआर हो, कुछ भी हो, वो वहाँ पीआई आ जाता है। अगर हमने ये ट्रांजिशन की जब बात कर रहे हैं, अगर आपका क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, तो यहाँ एटीवीआर हो या एलपीवीआर हो, कुछ भी हो, रेल्टेग्राविर के साथ अगर पीआई चल रही है तो उसको हम मान सकते हैं सप्रेस्ड वायरल लोड अगर है तो आप उसको एटीवीआर देने का कारण पहले हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारी प्रेफर्ड जो सेकंड लाइन थी रेल्टेग्राविर के साथ वो एलपीवीआर थी। एलपीवीआर का रोल एटीवीआर से ज़्यादा बेटर है। कुछ पेशेंट्स में जो मेरी नॉलेज में है प्राइवेट में से एटीवीआर के साथ आए थे और हमने उसमें चेंज नहीं किया था, पिल बर्डन एक इश्यू था इसलिए हमने उसमें चेंज नहीं किया था। लेकिन प्रोग्राम ने अगर रिकमेंड किया है तो रेल्टेग्राविर प्लस एलपीवीआर ही किया हुआ है। तो अगर ऐसा कोई पेशेंट आपके पास रेल्टेग्राविर प्लस एटीवीआर पे है और उसका वायरल लोड सप्रेस्ड है और उसका एलपीवीआर प्रीवियसली एक्सपोज नहीं था और कोई कंट्रा इंडिकेशन नहीं है एलपीवीआर देने का, तो आई विल सजेस्ट कि आप उसको एलपीवीआर प्लस डोल्टोग्राविर ले लो।
उसका रीज़न ये है कि एलपीवीआर का रिजल्ट डोल्टोग्राविर के साथ बेटर है इन कंपेरिजन टू एटीवीआर। थोड़ी सी पिल बर्डन होगी लेकिन आपको रिजल्ट ज़्यादा बेटर मिलेगा, उसको सस्टेन आप कर सकोगे उस रेजिम को। अगर वो कंट्रा इंडिकेटेड है, पहले एलपीवीआर से एक्सपोज था और उसको कुछ टॉक्सिसिटी हुई थी और उस वजह से एटीवीआर किया गया था, तो फिर आप डोल्टोग्राविर के साथ एटीवीआर रखने के लिए आपको नासेप ओपिनियन लेनी चाहिए। और अगर वायरल लोड अनसप्रेस्ड है तो हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ सारी ड्रग्स बीडी डोज में होगी। रेल्टेग्राविर प्लस दारूनाविर रिटोनाविर पे है पेशेंट, यानी कि ये हम बात कर सकते हैं कि मोस्टली ये पेशेंट थर्ड लाइन रेजिम में होगा और रेल्टेग्राविर दारूनाविर रिटोनाविर खा रहा है और उसका वायरल लोड सप्रेस्ड है, यानी कि लेस देन 1000 है या टारगेट नोट डिटेक्टेड है। तो उस कंडीशन में हम जस्ट रेल्टेग्राविर को रिप्लेस करेंगे डोल्टोग्राविर 50 मिलीग्राम ओडी से और यहाँ पे दारूनाविर रिटोनाविर बीडी डोज में कंटिन्यू रहेगी। यहाँ एक बात बता देना चाहता हूँ, सुबह मैंने ग्रुप में मैसेज भी किया था सारे ग्रुप्स में, अगर अडल्ट पेशेंट है यानी कि 18 ईयर से ऊपर एज है और उसका वेट 30 केजी से ऊपर है तो आप दारूनाविर रिटोनाविर सेफली बीडी डोज में दे सकते हो। अगर उसका वेट 30 केजी से कम है या एज 18 से कम है तो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, अदरवाइज आप सेफली दारूनाविर रिटोनाविर दे सकते हो। कुछ फील्ड में कन्फ्यूजन थे वेट को लेके, तो मुझे ये लगा कि ये इन्फॉर्म करना जरूरी है। तो अगर पीडियाट्रिक बच्चा है तो पीडियाट्रिक के लिए हमने एक डोज बैंड दिया हुआ है दारूनाविर रिटोनाविर की डोज अल्टर करने का, लेकिन अगर अडल्ट है और उसका वेट 30 केजी से ऊपर है आप कॉन्फिडेंस से दारूनाविर रिटोनाविर बीडी डोज दे सकते हो। तो अगर किसी बच्चे में किसी अडल्ट में अगर डोज एडजस्ट कर रहे हो तो वो मत करना और उसको फुल डोज कर देना। अगर अभी तक दी गई है तो उसको फ़ोन करके फुल डोज देने का बता दीजिएगा। रेल्टेग्राविर दारूनाविर रिटोनाविर अनसप्रेस्ड है, यानी कि वायरल लोड मोर देन 1000 है, रेल्टेग्राविर प्लस दारूनाविर रिटोनाविर पे पेशेंट है तो दारूनाविर 600 मिलीग्राम बीडी एंड रिटोनाविर 100 मिलीग्राम बीडी एंड डोल्टोग्राविर यहाँ पे 50 मिलीग्राम बीडी हो जाएगी, क्योंकि रेल्टेग्राविर बेस्ड इंटीग्रेज बेस्ड रेजिम पे फेलियर हो रहा है। यहाँ फिर से वही बात आती है कि मिनिमम हमें 2 वायरल लोड चाहिए होते हैं, लेकिन अभी हम लॉकडाउन की वजह से सिंगल वायरल लोड पे कर रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है, ये जिसको हम अनसप्रेस्ड बोल रहे हैं वो वायरल लोड एटलीस्ट रेल्टेग्राविर चालू होने के 6 महीने बाद का होना चाहिए। अगर कोई मल्टीपल एनआरटी एक्सपोज्ड है और उसमें वायरोलॉजिकल फेलियर हुआ है, जिसको कि हमें सेकंड लाइन एआरटी यानी कि फर्स्ट लाइन में बहुत सारी एनआरटीआई खाई हुई हैं, जेडोविडिन, स्टेबुडिन, टिनोफोविर, एबेकाविर, एक से ज़्यादा खाई हुई हैं और उसका अभी वायरोलॉजिकल फेलियर हो रहा है, तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि ये इसके साथ उसने पीआई नहीं खाई हुई है, हम ऐसा मान रहे हैं, तो हमने उनको लोपिनाविर रिटोनाविर के साथ डोल्टोग्राविर 50 मिलीग्राम ओडी दी है। लेकिन अगर वो प्रोटीएज इनिबिटर पे फेल हुआ है सेकंड लाइन में और उसको थर्ड लाइन दे रहे हैं हम, तो दारूनाविर रिटोनाविर के साथ डोल्टोग्राविर जा रही है, यहाँ दारूनाविर रिटोनाविर होगी एलपीवीआर की जगह, और यहाँ रेल्टेग्राविर नहीं थी सेकंड लाइन में, इसलिए डोल्टोग्राविर ओडी डोज में होगी। वायरल लोड अभी कैसे शुरू करना है, एनसीए सूरत का क्वेश्चन है। वायरल लोड के लिए अभी मैंने 2-3 दिन पहले नाको का एक लेटर था जो मैंने सर्कुलेट किया सबको, मेट्रोपोलिस के साथ और एविएशन कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ हाई लेवल से नेशनल लेवल से डिस्कशन हुआ है और उसको वायरल लोड सैंपल ट्रांसपोर्टेशन और वायरल लोड सैंपल कलेक्शन में जो लोग इन्वॉल्व हैं उसके लिए परमिशन दी गई है। तो मेट्रोपोलिस को आप कॉन्टैक्ट कीजिए कि वो लोग आपके यहाँ आपका जो डे डेजिग्नेटेड डे था उस पर वायरल लोड टेस्टिंग के लिए आने वाले हैं, तो कौन से डे पे आने वाले हैं, कब से शुरू करने वाले हैं। वो बोलते हैं कि हम इस डेट से आएंगे, तो आपके जो भी पेशेंट्स हैं, जो भी जिनको आपको अर्जेंट ज़रूरत है वायरल लोड करने की, जैसे कि जेडएलएन वाले पेशेंट हैं या रेल्टेग्राविर वाले पेशेंट्स हैं जिनमें आपने रिजीम स्विच कर दी है, या मैंने उसके अंदर रिकमेंडेशन में लिखा है सब सेंटर्स की जिनकी भी मेरे पास स्प्रेडशीट आई थी उसमें कि इसमें आपको अर्जेंट वायरल लोड करना चाहिए, जिनका कि 6 महीने या साल से पुराना था वायरल लोड, उन सब में मैंने लिखा है। तो ऐसे केसेस जिनमें आपको प्रायोरिटी पे वायरल लोड करना जरूरी है, उन पेशेंट्स को आप फ़ोन करके बुला लीजिए और उनका वायरल लोड करवा लीजिए। और जो भी आपके प्रायोरिटी ग्रुप्स जो अभी तक हमारा वायरल लोड टेस्टिंग का है उसमें जो भी आपका आता हो, जिसका भी आपको वायरल लोड करना जरूरी है, आप फ़ोन कीजिए। जो लोग आ सकते हैं, जिस डेट को मेट्रोपोलिस आपको कंफर्म करता है कि हम आएंगे सैंपल कलेक्शन के लिए, तो उस डेट पे उनको बुला के आप अपना वायरल लोड स्टार्ट करवा सकते हैं। या मैं ये दोबारा से डिस्कस नहीं करूँगा कि हम एक वायरल लोड पे भी डिसीजन ले रहे हैं। अब ये भरूच का जो क्वेश्चन था कि क्या क्या फॉलोअप इन्वेस्टिगेशंस करनी है, देखिए डोल्टोग्राविर का पेशेंट है या सेकंड लाइन पे पेशेंट है, आपको बॉडी वेट एवरी विजिट पे करना है, ट्रीटमेंट रेडीनेस एवरी विजिट पे करनी है, ओआई की मॉनिटरिंग फॉरेस्ट स्क्रीनिंग के लिए, टी स्टेजिंग के लिए, ये सब चीज़ें आपको एवरी विजिट पे करनी है।
ART कम्बिनेशन में आपको जो भी इन्वेस्टिगेशंस आती हैं आपका रूटीन वो आपको एवरी 6 मंथ करना है। CD4 काउंट एवरी 6 मंथ करना है। यहाँ सेकंड लाइन के पेशेंट्स में वायरल लोड एवरी 6 मंथ करना है, तो मतलब एवरी 6 मंथ करना है। यहाँ आपको 6 महीने बाद, अगर सेकंड लाइन स्टार्ट करने के 6 महीने के बाद में लास्ट मंथ की एडहेरेंस पुअर है तो आप वायरल लोड ड्रॉप कर दो, ऐसा नहीं करना है। एवरी 6 मंथ वायरल लोड करना ही है। अगर वो वायरल लोड हाई आता है तो आप देखोगे कि उसकी एडहेरेंस कैसी थी, अदरवाइज आपको 3 महीने स्टेप अप एडहेरेंस करके उसका सेकंड वायरल लोड करना ही है। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि वायरल लोड, फॉलो अप वायरल लोड है वो एवरी 6 मंथ होना जरूरी है। तो जब हम ट्रांजिशन रेल्टेग्राविर से कर रहे हैं, हमें पहले रेल्टेग्राविर का अवेलेबल स्टॉक यूटिलाइज करना है। कुछ एक सेंटर्स पे थोड़ा बहुत स्टॉक रखा हुआ है, वो इसलिए रखा हुआ है जो मैंने बात करी, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी एज लेस देन 6 ईयर है या वेट लेस देन 20 kg है, तो वहाँ पे हमें डेल्टाग्राविर नहीं दे पाएंगे, तो उस कंडीशन में हमें रेल्टेग्राविर कंटिन्यू करनी होगी। तो ऐसे लोगों के लिए हमने रेल्टेग्राविर रखी हुई है। या कुछ अगर प्रेगनेंसी आएगी, डोल्टोग्राविर हम नहीं दे पाएंगे, अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और वो डोल्टोग्राविर नहीं लेना चाहते हैं तो वहाँ में रेल्टेग्राविर कंटिन्यू करनी होगी। अदरवाइज आप सारे पेशेंट्स को इसमें, या आपका वायरल लोड बहुत पुराना है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो आप थोड़ा टाइम उसको कंटिन्यू कर सकते हो अगर आपके पास रेल्टेग्राविर का स्टॉक अवेलेबल है तो। अदरवाइज आप मोस्टली हमने पेशेंट्स को चेंज कर दिया है। यहाँ फिर से एक बात को रिट्रेट किया गया है, रिफेम्पिसिन बेस्ड अगर रेजिम चल रही है तो डोल्टोग्राविर बीडी डोज में होगी, वो तब तक होगी जब तक कि रिफेम्पिसिन वाली एटीटी चल रही है। अगर वेट 20 kg से ऊपर है और एज 6 साल से ऊपर है तो सेफली डोल्टोग्राविर 50 मिलीग्राम ओडी दी जा सकती है। ये हम बात कर चुके हैं, एवरी 6 मंथ हमने करना है। 6 मंथ ऑफ ART हो चुका हो तो वायरल लोड आपको करना है। अगर वो सप्रेस्ड है तो उसके ऊपर आप डिसीजन ले सकते हो जस्ट सब्स्टिट्यूशन का, और अगर अनसप्रेस्ड है तो आपको मिनिमम 2 करने होते हैं। लॉकडाउन की कंडीशन में हमने 1 वायरल लोड पे डिसीजन लिए हैं। जो काउंसलिंग है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब भी आप डोल्टोग्राविर पे करोगे पेशेंट बोलेगा कि मेरी अच्छी खासी दवाई चल रही थी, बिल्कुल सेट था, सब कुछ बढ़िया था, आप क्यों दवाई बदल रहे हो। तो ऐसा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, दवाई नई आ गई है, वो ख़त्म हो गई है, इसलिए हम ये दे रहे हैं। आपको उसे ये समझाना है जो हमने शुरू की 3-4 स्लाइड में बात करी, ये दवाई बाकी सब दवाइयों के कंपैरिजन में बेटर है, इवन रेल्टेग्राविर से भी बेटर है। इसके साइड इफ़ेक्ट कम है, इसका जो टॉलरेंस लेवल है वो बढ़ जाता है साइड इफ़ेक्ट कम होने की वजह से। इसकी जो वायरल लोड सप्रेशन रेट है वो फास्ट है और रेजिस्टेंस होने के चांसेस कम है, तो उसकी वजह से आपको ज़्यादा अच्छा आउटकम मिलेगा इस दवाई से। इसलिए हम ये दवाई प्रोग्राम में लाए हैं, जो अभी तक नहीं थी तो अब हम उसको प्रोग्राम में लाए हैं। इसलिए हम ऐसे पेशेंट्स को जिनको हमें रिटेंशन को इम्प्रूव करना जरूरी है, उन पेशेंट्स के अंदर हम इस दवाई को दे रहे हैं। अडल्ट वुमेन एंड एडोलेसेंट गर्ल्स, चाइल्ड बियरिंग एज है, वहाँ हम बात कर चुके हैं काफ़ी बार अभी तक। तो अगर वो प्रेगनेंसी रखना चाहती हैं और वो डोल्टोग्राविर नहीं लेना चाहती हैं तो हमें उसको इफेक्ट दे सकते हैं, लेकिन अगर वो डोल्टोग्राविर लेना चाहती हैं और उनको इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में हमें नॉलेज देनी होगी उसको, और उसको अवेलेबल करवाना होगा इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन, सो दैट दे शुड बी प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड अबाउट दैट। और पोटेंशियल रिस्क न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का उसे पता, अगर वो डोल्टोग्राविर ले रहे हैं तो उसे ये समझ आना चाहिए कि रिस्क है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का, फिर भी वो उसको उस रिस्क के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डोल्टोग्राविर के फायदे के बारे में ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया। और अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर पूरा होने के बाद प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है और उसको ऑलरेडी डोल्टोग्राविर चल रही है तो उसको बंद करने की जरूरत नहीं है, हम उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। सो बेनिफिट डोल्टोग्राविर के उसे हमें ढंग से एक्सप्लेन करने होंगे। मैटरनल वायरल लोड को कम करेगी, मैटरनल डेथ को कम करेगी, सेक्सुअल ट्रांसमिशन एंड मदर टू बेबी ट्रांसमिशन को कम करेगी, तो ये उसके लिए ज़्यादा बेनिफिट वाला काम होगा। कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग हम NDLS ऑलरेडी डॉक्टर गुहा सर का हुआ था, सेम हम RDLS आज कर रहे हैं। इसके अलावा ये RDLS और NDLS आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप उनको बार बार सुन सकते हो। इसके अंदर जो स्लाइड्स हैं वो आपके साथ ये प्रेजेंटेशन शेयर होगी, आप इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख सकते हो। टेलीफोनिकली फॉर गुजरात मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए, आपको जब भी कोई क्वेरी हो आप मुझे बेझिझक कभी भी फ़ोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ऑनलाइन ब्लेंडेड क्लिनिकल ट्रेनिंग ऑलरेडी चालू हो चुका है और उसमें ये प्रेजेंटेशंस अडॉप्ट कर चुके हैं। तो ब्लेंडेड क्लिनिकल ट्रेनिंग के अंदर जो भी मेडिकल ऑफिसर का नाम ना आया हो आप उसमें अपना नाम ऐड करवा सकते हो। आपको मुझे और जयेश भाई जो साथी हैं उनको आपको इन्फॉर्म करना है, आपका नाम उसमें ऐड हो जाएगा
अदरवाइज जो भी एग्जिस्टिंग डॉक्टर्स थे उन सबको हम उसमें ले चुके हैं। और फिर भी अगर कोई बाकी रह जाता है तो आप अपनी तरफ से हमें एक ईमेल करके आपकी डिटेल्स भेज दो तो हम उसमें ऐड कर लेंगे। 1 डे ट्रेनिंग कंसर्न स्टाफ की, केयर कोऑर्डिनेटर, काउंसलर्स, फार्मेसी, डाटा मैनेजर सबकी प्लान की गई है। जैसे ये लॉकडाउन पूरा होगा हम वो ट्रेनिंग्स करेंगे। ऑनलाइन मटेरियल नाको की वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है, तो उस हिसाब से आगे आप उसको डाउनलोड कर सकोगे। प्रिंटेड आईसी मटेरियल डेवलप करेंगे हम और आपको अवेलेबल करवाएंगे। जो बेड्स रेडी रेकुनर मेडिकल ऑफिसर्स के लिए, रेजिम ट्रांजिशंस के लिए मैंने बताया, एट प्रेजेंट आप इसमें से प्रिंट निकाल के यूज कर सकते हो और उसके बाद हम धीरे धीरे ये अवेलेबल करवाएंगे। पेशेंट इन्फॉर्मेशन शीट PLHIV को इन्फॉर्म करने के लिए भी डेवलप की गई है। रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट ऑलरेडी हम MPR रिवाइज कर चुके हैं, वीकली रिपोर्ट रिवाइज कर चुके हैं, वो सबके साथ शेयर किया गया है। कुछ क्वेश्चंस गुआ सर के सेशन में थे, वो डिस्कस हुए हैं। आप अगर उन क्वेश्चंस को सुनना चाहो तो आप वो सेशन जो प्रवीण जी ने लिंक दिया उस लिंक पे से आप वो सेशन सुन के वो क्वेश्चंस आपको क्लियर हो सकते हैं। और कोई क्वेश्चन अगर इस टाइम है तो वी कैन डिस्कस नाउ। एनी अदर क्वेश्चंस इफ यू हैव?